देखो आज हम लोग इनकम फ्रॉम सैलरी का कंप्लीट थ्योरी करेंगे। इसका पेज नंबर 144 है ना। कॉस्टिंग एंड टैक्स के बुक का पेज नंबर 144। देखो सबसे पहले आते हैं सैलरी में। तो इनकम फ्रॉम सैलरी का कुछ प्रैक्टिकल्स ऑलरेडी हम लोग बना चुके हैं। अब यहाँ पे थ्योरीज में पढ़ना है। सबसे पहले तो आता है वर्ड, अल्टीमेटली ये सब पूरा थ्योरी है। सबसे पहले द वर्ड सैलरी हैज बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सैलेरियम। ये इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। जो सैलरी वाला वर्ड है, सैलरी, इसको लैटिन वर्ड से आया है। माने सैलरी वाला जो वर्ड है ये लैटिन से आया हुआ है, और लैटिन में वर्ड का नाम क्या था? सैलेरियम। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि सैलरी हैज बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सैलेरियम। इन नटसेल, नटसेल का मतलब अगर शॉर्ट में कहे, it means compensating generally paid at stated time interval against some specific service rendered। मतलब कोई तुम्हारे पास अगर काम करता है तो उसके बदले जो तुम उसको रिटर्न में देते हो, दैट इज कॉल्ड सैलरी। देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम। ये हम लोग को पता है कितना हेड्स ऑफ इनकम है? 5। कौन से सेक्शन में बोला गया? सेक्शन 14 में बोला गया है कि हम लोग का 5 हेड्स ऑफ इनकम होता है। amongst these the first and foremost head of income chargeable to tax of an assessee is income from salary। ये भी इंपॉर्टेंट है। हम लोग 5 हेड के बारे में पढ़े है ना, इसमें से सबसे पहला हेड कौन सा है? सैलरी। तो सैलरी के बारे में दो चीज पढ़े कि लैटिन वर्ड सैलरियम से आया हुआ है, और ये कौन से वाला हेड है? सबसे पहला। अच्छा, सेक्शन का अगर बात करें तो सैलरी का जितना भी रूल्स हम लोग पढ़ेंगे उसका सेक्शन होगा 15 से लेकर के 17। कितना? 15 से लेकर के 17। यानी कि टोटल 3 सेक्शन है। कितना है? 3। 15 फिर 16 और एक 17। टोटल सैलरी में कितना सेक्शन है? 3 सेक्शन में पढ़ना है। 15 से लेकर के कितना तक? 17। अच्छा, इनकम टैक्स एक्ट 1961 डील्स विद द प्रोसीजर ऑफ कंप्यूटिंग ऑफ इनकम अंडर द हेड सैलरी। मतलब तुम्हारा सैलरी के हेड में कितना इनकम होगा उसको निकालने का जो रूल्स है वो 3 सेक्शन में दिया गया है। कहाँ से लेके कहाँ? 15 से लेकर के 17। तो सैलरी के बारे में समझ गए, लैटिन वर्ड सैलरियम से आया हुआ है। और शॉर्ट में कहे तो कोई तुम्हारे पास सर्विस किया, काम किया, उसको रिटर्न में जो देते हो दैट इज कॉल्ड सैलरी। और सैलरी जो है ना, ये कौन सा हेड है? फर्स्ट वाला। और सेक्शन क्या है? 15 से लेकर के 17। अब आते हैं नेक्स्ट मीनिंग ऑफ वर्ड सैलरी। देखो सैलरी का मतलब क्या होता है? सैलरी सिग्निफाइज रेमुनरेशन फॉर सर्विस रेंडर्ड। मैंने तुम कोई काम किए तो रिटर्न में जो मिलता है दैट इज कॉल्ड सैलरी। इन कंटेक्स्ट ऑफ सेक्शन कितना? 15, 16 और 17 द इनकम टैक्स एक्ट 1961 सैलरी मींस एम्यूलमेंट पेड और पेबल टू एन इंडिविजुअल फॉर द सर्विस रेंडर्ड बाय हिम टू अ पर्सन और अ इंस्टीट्यूशन। देखो ये डेफिनेशन नहीं आने वाला है, व्हाट डू यू मीन बाय सैलरी। अगर आता भी है तो लिखना सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 में बोला गया। दिख रहा है? उसको अंडरलाइन करना। सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 क्या कहता है? 17(1) कहता है कि सैलरी के अंदर में ये सारा चीज आता है। जैसे हम लोग प्रैक्टिकल्स किए थे ना, बेसिक, डीए, अलाउंसेस वगैरह वगैरह, तो सारा तो सैलरी का पार्ट है। तो सैलरी के अंदर में क्या आता है? वेजेस आता है, एनी एन्युटी या पेंशन आएगा, है ना, ग्रेचुटी आता है, फीस कमीशन हो गया, परक्यूजिट्स याद होगा, है ना, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ और इन एडिशन टू एनी सैलरी और वेजेस कोई भी एडवांसेस किसका पार्ट है? सैलरी का पार्ट है। वो केस स्टडी है, वो केस का नाम है। Any payment rendered by an employee in respect of any period of leave not allowed availed by him encashment of leave salary receipt। माने लीव सैलरी भी अगर मिलता है तो वो भी किसका पार्ट है? सैलरी का पार्ट है। मान लो तुमको महीने साल भर में 30 दिन का छुट्टी मिलता है फ्री में, तो उस 30 दिन का छुट्टी नहीं लिया तो तुमको क्या मिलेगा? एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। तो वो भी तुम्हारा किसका पार्ट है? सैलरी का पार्ट है। द पोर्शन ऑफ एनुअल एक्रीशन। देखो ये सारा सैलरी का पार्ट है, बट ये नॉट सो इम्पोर्टेंट। बस तुमको इतना याद रखना है, सैलरी का सेक्शन कितना है? 15 से लेकर के 17। और सैलरी के बारे में कौन से सेक्शन में बताया गया? सेक्शन 17 सबसेक्शन 1। सेक्शन 17 सबसेक्शन 1। अब आते हैं जनरल कंसिडरेशन में। तो देखो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जनरल कंसिडरेशन रिगार्डिंग द सैलरी। सैलरी के रिगार्डिंग में जनरली क्या क्या रूल्स है, क्या क्या नियम है, उसके बारे में समझते हैं। देखो सबसे पहले जो आता है, ये सब एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। द फॉलोइंग कंसिडरेशन शुड बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर द पर्पस ऑफ चार्जिंग एज इनकम अंडर द हेड सैलरी। तुमको जब इनकम अंडर द हेड सैलरी निकालने कहेंगे ना, तो ये सब चीज तुमको दिमाग में रखना पड़ेगा। पहला चीज क्या, कि कोई भी इनकम सैलरी में तभी आएगा जब पैसा देने वाला और पैसा रिसीव करने वाले के बीच का जो रिलेशन होगा वो होना चाहिए एम्प्लॉयर का और किसका?
एम्प्लॉय का। मालिक और नौकर का रिलेशन होगा तभी वो इनकम कहाँ पे आके टैक्सेबल होता है, इनकम अंडर द हेड सैलरी। मतलब कोई अगर तुम्हारे अंदर में काम कर रहा है उसको अगर पैसा दोगे तभी वो सैलरी कहलाएगा, अदरवाइज सैलरी नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा गया देखो, द income can be chargeable to tax under the income from salary only if there exists a relationship of या exist an employer employee relationship between the payer and pay। ये बात याद रखना कि पैसा देने वाला और पैसा मिलने वाले के बीच में कौन सा रिलेशन चाहिए, पेयर और पे के बीच का जो रिलेशन होना चाहिए वो किसका होना चाहिए, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। तभी वो इनकम कहाँ पे टैक्सेबल होगा, इनकम अंडर द हेड सैलरी। इनकम अर्न बाय अ पर्सन इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड सैलरी only when the same has been earned from the person who is supposed to be the employer of the firm। ये जरूरी नहीं है, बट ये लाइनिंग दाग लगा के रखना कि इनकम अंडर द सैलरी तभी आएगा जब पेयर एंड पे के बीच का रिलेशन किसका होगा, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का, है ना। द रिलेशनशिप बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है, ये रिलेशनशिप का मतलब क्या है, मास्टर का और किसका, सर्वेंट का। किसका, मास्टर का और सर्वेंट का रिलेशन का मतलब क्या होता है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप। Thus, the primary basis of charge of income under the head salary, ठीक है, माने कोई भी इनकम अगर पूछेगा कि इनकम अंडर द हेड सैलरी चार्ज करने का बेस क्या है, कोई भी इनकम सैलरी में तब आएगा या बेस क्या है कब आएगा, जब रिलेशनशिप किसका होगा, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का, किसके बीच, पेयर और पे के बीच। फिर है दूसरा जो रूल है वो क्या है, सैलरी मस्ट बी रियल एंड नॉट फिक्टिटियस। एग्जाम में आता है, व्हाट डू यू मीन बाय सैलरी, या एक्सप्लेन दैट सैलरी मस्ट बी रियल नॉट फिक्टिटियस। देखो रियल का मतलब क्या होता है कि सच का होना चाहिए, फिक्टिटियस का मतलब क्या होता है, जाली या ना होना, है ना। देखो क्या लिखा गया है, सैलरी विच इज एक्चुअली ड्यू इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड, हाउएवर द इंटेंशन ऑफ पेइंग एंड रिसीविंग फॉर इट इज एसेंशियल, otherwise the same is not taxable। For instance, mere paper agreement for payment and receipt will not constitute salary। Thus amount of salary received must be real and not fictitious। जो भी सैलरी मिलने वाला होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, रियल, फिक्टिटियस नहीं। जैसे मान ले हम लोग एग्रीमेंट किए कि हाँ हम तुमको पैसा देंगे पेपर में, तो क्या वो सैलरी कहलाएगा ना, क्योंकि देखो मेनली वहां पर रिलेशनशिप किसका चाहिए, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का। पेपर में लिख दिए तो उसको हम लोग सैलरी नहीं कहेंगे। ठीक है, इसलिए क्या बोला गया, सैलरी विच इज एक्चुअली ड्यू, एक्चुअली सैलरी जो ड्यू है वही तुम्हारा टैक्सेबल होगा कहाँ पे, इनकम फ्रॉम सैलरी में। ठीक है, तो सैलरी मस्ट बी रियल नॉट फिक्टिटियस। अच्छा, टैक्स फ्री सैलरी का मतलब क्या, ध्यान से समझना है इसको। occasionally as per the terms of the employment, lining मिलाना, occasionally as per the terms of employment the employer may pay the tax free salary to the employee। In such circumstances, the chargeable salary in the hands of the employee is calculated by aggregating the amount actually received by the employee plus the tax paid by the employer। मतलब ऐसा समझ लो कि तुम साल भर में अपना एम्प्लॉयर से टोटल रिसीव किया है 4 लाख, कितना रिसीव किया, 4 लाख। अब थोड़ा ध्यान दे, तुम्हारा एम्प्लॉयर बोला ना कि तुम 4 लाख रुपया लो, तुमको टैक्स काटने के बाद दे रहे, तुम्हारा 5 लाख का इनकम हुआ और हम तुम्हारे एम्प्लॉयर, हम 1 लाख रुपया तुम्हारा टैक्स काट के तुमको कितना दे दिए, 4 लाख। अब बताओ तुम्हारा जब टैक्स का कैलकुलेशन होगा तो वो 4 लाख पर होगा या 5 लाख पर टैक्स कटेगा, वो 5 लाख पर ही कटेगा। और ये जो तुम्हारा 1 लाख का टैक्स कटा है ना, वो बाद में जाकर के तुम्हारा माइनस हो जाएगा। बट टैक्स के कैलकुलेशन के पर्पस के लिए टैक्स किस पे लगेगा, 5 लाख। मैंने जो पैसा तुमको टैक्स काटने के बाद मिला है ना, जैसे 4 लाख मिला 1 लाख काटने के बाद, तो तुम्हारा टैक्स का कैलकुलेशन किस पर होगा, 5 लाख पर ही होगा, 4 लाख पर नहीं होगा। तो टैक्स फ्री सैलरी का मतलब क्या होता है कि जब, इरेज कर दे रहे ध्यान से देखो, फिर से देखो, एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट द एम्प्लॉयर में पे द टैक्स फ्री सैलरी टू द एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर कौन सी सैलरी देगा, टैक्स फ्री सैलरी का मतलब तुम्हारा टैक्स काटने के बाद तुमको सैलरी देगा, और वो पैसा तुम्हारा एम्प्लॉयर गवर्नमेंट के खाते में क्या करेगा, जमा कर देगा। इन सच सर्कमस्टांसेस द चार्जेबल सैलरी इन द हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉय इज कैलकुलेटेड। तो वर्कर से कितने का सैलरी टैक्स लेंगे, एक्चुअल अमाउंट रिसीव मतलब कितना, 4 लाख, इसके साथ क्या ऐड कर देंगे, प्लस टैक्स पेड बाय द कौन, एम्प्लॉयर। एक्चुअल सैलरी इक्वल्स टू सैलरी रिसीव प्लस टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉयर, इसको याद रखना। अब नेक्स्ट आता है फॉर गोइंग ऑफ सैलरी। फॉर गोइंग का मतलब क्या होता है, जैसे मान ले हम तुम्हारे पास काम किए, ठीक है, 1 साल काम किए, मेरा वेतन हो रहा है 8 लाख रुपया, कितना, 8 लाख।
हम तुमको बोले छोड़ो जाओ, हम तुम पे दया किए, तुमसे पैसा नहीं लेंगे, हम तुमको छोड़ दिए, क्या टैक्स वाला मेरे को छोड़ देगा? टैक्स वाला बोलेगा तुम उससे नहीं लिए वो तुम्हारा मन, लेकिन तुम्हारा इनकम ड्यू हुआ है, सैलरी ड्यू हुआ है 8 लाख, तुमको टैक्स देना पड़ेगा, भले तुम छोड़ दो कोई मतलब नहीं है, इनकम टैक्स वाले को उससे कोई मतलब नहीं है। तुम अगर सैलरी अपने मन से छोड़ देते हो कि आज सैलरी हमको नहीं देना पड़ेगा, फिर भी तुम्हारा टैक्स उस पर पेमेंट करना पड़ेगा। क्लियर है? ये रूल है। तो फॉरगोइंग ऑफ सैलरी क्या कहता है? इफ द एम्प्लॉय फोरगोज हिज और हर सैलरी बिफोर इट एक्रूज, अगर हम अपना सैलरी छोड़ देगी, छोड़ो नहीं देना पड़ेगा, इट विल नॉट चार्जेबल टू टैक्स। अच्छा, इफ एन एम्प्लॉय फॉरगोज हिज और सैलरी बिफोर इट अकर्स, माने ड्यू से पहले अगर छोड़ दिया तो नॉट चार्जेबल टू टैक्स, लेकिन हाउएवर इफ द एम्प्लॉय फॉरगोज हिज और हर सैलरी आफ्टर इट एक्रूज देन ही कैन नॉट एस्केप फ्रॉम टैक्स। मतलब क्या? हम बोले तुम्हारे पास फ्री में काम करेंगे, ठीक है, हम फ्री में काम किए, तो इससे तो कोई इनकम ही नहीं हुआ, तो वो टैक्स लगेगा ना। अब हम बोले तुमसे 5 लाख रुपया लेंगे, अब काम कर लिए, फिर बोले छोड़ दो जाओ, नहीं देना पड़ेगा, तो ये जो 5 लाख रुपया का बात हो गया, इस पर तुमको टैक्स देना पड़ेगा, भले तुम उसको छोड़ दो वो अलग बात है, ठीक है। बिकॉज हीज और हर फॉरगोइंग ऑफ सैलरी इज इंटायरली टैक्सेबल ऑन द कौन सा बेसिस? ड्यू बेसिस। मोर एवर फॉरगोइंग ऑफ सैलरी इज नथिंग बट एप्लीकेशन ऑफ इनकम दैट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ कंसर्न एम्प्लॉय। देखो सिंपल सा बात है, इफ द इनकम फॉरगोन बिफोर ड्यू, कमाने से पहले छोड़ दिया तो नोट नहीं टैक्स देना है, कमाने के बाद छोड़ दिया तो टैक्स देना है, सिंपल सा बस इतना। इफ द इनकम फॉरगॉन बिफोर इट्स ड्यू इट इज नॉट टैक्सेबल, इफ द इनकम फॉरगॉन आफ्टर इट्स ड्यू इट इज टैक्सेबल, सिंपल सा बात इतना है, ठीक है। अब आते हैं सरेंडर ऑफ सैलरी, ठीक है। सरेंडर ऑफ सैलरी, एनी अमाउंट ऑफ सैलरी सरेंडर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ध्यान देना, सैलरी छोड़ दे रहे, यहाँ भी छोड़ ही देना है, बट किसको सैलरी छोड़ दी है? मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई है, हम बोले ठीक है गवर्नमेंट मेरे को इतना देना था, हम गवर्नमेंट को बोले चलो नहीं देना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट अपने बारे में तो थोड़ा कुछ सोचेगा ना, तब तो बोलेगा टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो देखो क्या बोला गया है कि एनी अमाउंट ऑफ सैलरी सरेंडर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन कितना 2 ऑफ द वॉलेंटरी सरेंडर ऑफ सैलरी, इट विल नॉट कंस्टिट्यूट सैलरी हेंस इट नॉट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। मतलब समझ रहे हो, अगर नॉर्मल इंसान का सैलरी छोड़ दोगे तो टैक्स देना पड़ेगा, गवर्नमेंट का सैलरी छोड़ दोगे तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली वो टैक्स किसके पास है? गवर्नमेंट के पास, तो गवर्नमेंट तो तुमको मोटिवेट करेगा है ना कि गवर्नमेंट का पैसा छोड़ दो, है ना, क्योंकि फायदा है गवर्नमेंट का। चलो अब एक और क्वेश्चन आता है, इफ द सैलरी रिसीव फ्रॉम मोर देन वन एम्प्लॉय, जैसे तुम नौकरी करते हो तो क्या जरूरी है एक ही जगह नौकरी करोगे? मान लो 3 जगह नौकरी कर, तो तीनों जगह से पैसा लगेगा, तो तीनों जगह से तुमको पैसा मिलेगा, तो टैक्स किस पर दोगे? तीनों का सैलरी, अगर मान लो तीनों तुमको बेसिक देता है, तीनों का बेसिक ऐड होगा, तीनों डीए देगा तो तीनों का डीए भी ऐड होगा, समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? अच्छा, तो इफ द सैलरी रिसीव फ्रॉम मोर देन वन एम्प्लॉयर, तो रूल क्या है? इफ एन एम्प्लॉय रिसीव सैलरी फ्रॉम मोर देन वन एम्प्लॉयर फॉर employment either on whole time or on part time during the relevant previous year, then whole of the amount received from all such employee will be taxable under the head क्या? चले, मैंने 4 जगह काम कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, चारों जगह का पैसा जोड़ करके कहाँ पे टैक्सेबल होगा? इनकम फ्रॉम सैलरी में, ठीक है। अब जरूरी थोड़ी है कि चारों जगह तुम होल टाइम काम करोगे, कहीं होल टाइम और कहीं फिर पार्ट टाइम करना पड़ेगा, क्योंकि होल टाइम 2 जगह पॉसिबल है क्या? नहीं है, नॉर्मली पॉसिबल नहीं। अच्छा अब देखो, सैलरी फ्रॉम द पास्ट प्रेजेंट और प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय, ध्यान से माना, पास्ट का मतलब क्या होता है? पुराना वाला, प्रेजेंट मतलब करंट वाला, प्रोस्पेक्टिव का मतलब फ्यूचर वाला, माने तुम्हारा पुराना मालिक, अभी का मालिक और फ्यूचर वाला मालिक अगर पैसा देगा तो किस पे टैक्स लगाएंगे? पुराने वाले मालिक पे, अभी वाले मालिक पे, या फ्यूचर वाले मालिक? तुमको आज ही को पैसा मिला, आज ही पैसा मिला, पुराने वाले से भी मिला, करंट वाले से भी मिला और फ्यूचर वाले से भी मिला, तो सब पे लग जाए। देखो क्या लिखा गया है, बोला गया है सैलरी रिसीव्ड और accrued from the past present even prospective employee during the relevant previous year is chargeable to tax under the head क्या? सैलरी, इसका मतलब समझ रहे हो? देखो अगर तुम पहले कहीं काम करते थे फिर छोड़ दिया, वो तुमको पहले पैसा नहीं दिया, 2 साल के बाद आज को पैसा अगर वो देता है तुम्हारा एम्प्लॉयर, तो आज को टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। करंट वाला का तो आज लगेगा ही, अब मान ले 1 साल बाद कोई काम मेरे को करवाएगा लेकिन आज ही पैसा दे दिया, तो आज ही टैक्स लग जाएगा। 1 साल के बाद लेकिन क्या फिर से वो टैक्स लगेगा? ना, आज लग गया तो फिर वो
नहीं लगेगा। तो तुमको सैलरी चाहे पास्ट एम्प्लॉयर से मिले या प्रेजेंट से या फिर प्रोस्पेक्टिव मतलब फ्यूचर से मिले, ऑल दीज अमाउंट आर टैक्सेबल अंडर द हेड क्या सैलरी। अच्छा, वॉलेंटरी पेमेंट टू एम्प्लॉइज मतलब क्या होता है? अगर तुम्हारा एम्प्लॉयर तुमको अपना मन से कुछ एक्स्ट्रा पैसा दे दिया तो क्या वो टैक्सेबल होगा या नहीं होगा? देखो क्या लिखा गया, वॉलेंटरी पेमेंट ऑफ सैलरी इंक्लूडिंग द बेसिक अलाउंसेस एंड परक्यूजिट इट टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी इवन इफ इट इज पेड बाय द एम्प्लॉयर ग्रेटिटुअसली। ध्यान से समझो, तुम्हारा एम्प्लॉयर तो अगर खुश होकर तुमको बोनस दे दे, दुर्गा पूजा जाओ घूमो, तो क्या उस पर टैक्स देना है? तुमको देना है। इनकम टैक्स वाला कुछ नहीं छोड़ता है। तुमको क्या किया, तुम्हारा एम्प्लॉयर बोला दुर्गा पूजा है, तुम 10,000 का बोनस ले लो, बोनस मिलता है ना सैलरी में, तो किया हम लोग, उस पर भी टैक्स देना है। समझ रहे हो? ग्रेटिट्यूसली का मतलब क्या होता है? एक, जो भी हम लोग को बेसिक मिलता है वो एग्रीमेंट में होता है तभी मिलता है। ग्रेटिट्यूसली का मतलब क्या होता है? खुश होकर के अपना मन से देना। ठीक है, तो अगर एम्प्लॉयर अपने मन से तुमको क्या देता है, वॉलेंटरी कोई भी पैसा देता है ना, अपना मन से तुमको कुछ भी पैसा दे दिया, बोनस में दे दिया या कमीशन दे दिया, ले जाओ, ठीक है, तो उस पर भी तुमको टैक्स देना पड़ेगा। द एक्ट मेक नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट एंड वॉलेंटरी पेमेंट। अब देखो, ये कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट और वॉलेंटरी पेमेंट में क्या अंतर है? कॉन्ट्रैक्चुअल का मतलब जब तुम काम ज्वाइन किए थे तो बोला था कि आपको 10,000 का बेसिक मिलेगा, मैंने हर महीना आपको 10,000 मिलेगा, वो कॉन्ट्रैक्चुअल हुआ। अब एक महीना खुश होकर तुमको 2,000 एक्स्ट्रा दे, मैंने 12 दे दिया, तो यहाँ पे 10,000 कॉन्ट्रैक्चुअल है और 2 महीना क्या है, मैंने ग्रेटिट्यूअस अपना मन से दिया। तो तुमको चाहे कॉन्ट्रैक्चुअल दे या अपना मन से दे, टैक्स तुमको सब पे देना है, पूरे पे देना है। हाउएवर पेमेंट मेड बाय द एम्प्लॉयर इन द फॉर्म ऑफ टेस्टिमोनियल और पर्सनल गिफ्ट इज एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। बट ये भी याद रखना, तुमको खुश होके दिया वो अलग बात है, लेकिन तुमको गिफ्ट देगा तो उस पे टैक्स नहीं लगेगा। समझा? गिफ्ट बोल करके देगा तो टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन उसका भी रूल है, गिफ्ट में अगर तुमको 5,000 तक का देता है तो टैक्स नहीं, 5,000 से ज्यादा देगा तो फिर टैक्स लग जाएगा। ठीक है, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, बहुत सारा रूल है, बट याद रखना, इफ एनी वॉलेंटरी पेमेंट इज मेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉई इट इज ऑल्सो क्या, टैक्सेबल। सिंपल सी बात है, मैंने याद रखना सब पे टैक्स लग जाएगा। एक तो पे क्यों क्यों छोड़ दिया गया, सरेंडर ऑफ सैलरी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट छोड़ दिया गया, रीजन क्या है, जा तो गवर्नमेंट के पास ही रहा है ना। चलो नेक्स्ट पे चले आते हैं हम लोग, वॉलेंटरी पेमेंट टू द विडो और लीगल हियर्स ऑफ द एम्प्लॉय। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन दे देगा कि मान लो किसी एम्प्लॉय का डेथ हो गया, ठीक है, वर्कर का क्या हो गया, डेथ हो गया, तो उसका मालिक थोड़ा सा मैंने होता है सेंटीमेंट में क्या किया, बोला 5 करोड़ रुपया ले लो, तो क्या उस पर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा? इसमें क्या देखो सुनो, अकॉर्डिंग टू सर्कुलर नंबर कितना 573 डेटेड कितना 21/8/1990, ये केस हुआ था, इफ एन एम्प्लॉई पेड अ लम सम मनी ग्रेट्युitously or by way of compensation or otherwise to the widow or legal heirs of the employee who dies while in service is not taxable under this act। मतलब क्या हुआ, किसी वर्कर का डेथ होने के बाद अगर उसका मालिक है ना अपना मन से उसको कुछ माने, ऑब्वियसली उसको तो नहीं देगा ना, उसके फैमिली मेंबर को कुछ पैसा देगा तो थोड़ा बहुत सेंटीमेंट आता है ना कि चलो छोड़ देते हैं, तो इसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। और ये चीज जो है ना इनकम टैक्स एक्ट में लिखा नहीं गया, ये कोर्ट का डिसीजन है। मैंने इसमें केस हुआ था कि उसके मरने के बाद उसके फैमिली मेंबर को पैसा मिला होगा, तो इनकम टैक्स वाला बोला होगा कि टैक्स भरो, तो वो लोग क्या कर दिया, कोर्ट पे केस केस चला होगा, बट वो लोग जीत गया, यानी कि इसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। ये फाइल का सर्कुलर नंबर या डेट वगैरह कब हुआ था केस, ये सब कुछ यहाँ पे दिया गया है ना, 1990 का ये केस, ठीक है। हम्म, हाँ, ठीक है। तो इफ एनी वॉलेंटरी पेमेंट इज पेड टू द विडो, किसको विडो का मतलब क्या होता है विधवा औरत, मैंने उसकी वाइफ को समझ लो, या फिर लीगल ईयर्स का मतलब क्या होता है, जो उसका वंशज कोई भी रिप्रेजेंटेटिव होगा, अगर उसको कुछ वॉलेंटरी पेमेंट मिलता है, लेकिन कब डेथ के बाद, तो नो टैक्सेबल, लेकिन जिंदा रहेगा और मिल गया तो फिर तब क्या सेंटीमेंट, तो पूरा पे टैक्स। चलो अब आते हैं नेक्स्ट, प्लेस ऑफ एक्रूअल ऑफ सैलरी, मैंने सैलरी कहाँ पे कमाओगे तो टैक्स भरना पड़े। अब सैलरी तो तुम इंडिया में भी कमा सकते हो और इंडिया के बाहर भी कमा सकते हो, तो कौन से वाले सैलरी पे टैक्स लेना है, इंडिया वाले पे कि बाहर वाले? अब थोड़ा ध्यान दो जनरली सैलरी इज एक्रूड और अराइज एट अ प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट,
सैलरी तुमको वहीं से मिलेगा जहाँ पे तुम काम करोगे। इंडिया में करोगे तो इंडिया से मिलेगा, चाइना में करोगे तो चाइना से सैलरी मिलेगा। लेकिन सैलरी और पेंशन रिसीव आउटसाइड इंडिया फॉर रेंडरिंग सर्विस इन इंडिया इज कंसिडर्ड एज डीम्ड टू एक्रूज और राइज इन इंडिया। ध्यान से समझना। तुम मान लो इंडिया से बहुत जन रिटायर होने के बाद इंडिया में पूरा जॉब किया, इंडिया से रिटायर होने के बाद चला गया अमेरिका, ठीक है। अब जो लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं उनको क्या मिलता है? पेंशन मिलता है ना। अब थोड़ा ध्यान दो, वो पेंशन उसको मिलेगा कहाँ पे? अमेरिका। लेकिन उसको टैक्स कहाँ पे भरना पड़ेगा? इंडिया। ये तो हम लोग 11 सॉरी सेमेस्टर 1 में भी पढ़े थे, है ना, कि इंडियन गवर्नमेंट अगर कुछ पैसा देता है या इंडिया से कुछ भी पैसा जाएगा तो टैक्स कहाँ पे भरना है? इंडिया में, है ना। हाउएवर इन सर्टेन केसेस रिलेटिंग टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय और जजेस, लेकिन याद रखना कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉय और जज जो होता है ना, जज जज जानते हो ना, सैलरी और पेंशन इसको आउटसाइड ऑफ इंडिया भी मिलेगा तो उस पर टैक्स नहीं देना है। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? मतलब सुप्रीम कोर्ट का जज जो होता है उसको अगर पेंशन इंडियन गवर्नमेंट ही देगा बट उस पर टैक्स नहीं लगेगा। क्यों? ये लोग तो बॉडी है गवर्नमेंट का ही, तो खुद के लिए थोड़ा बहुत क्या करेगा? खुद तो देगा। मैक्सिमम तुम देखोगे ना, आगे भी पढ़ोगे तो देखना, जो हायर ऑफिशियल होता है जैसे एमएलए और एमपी का डेली अलाउंसेस टैक्स नहीं लगता है, ठीक है, क्योंकि ये लोग तो खुद ही रूल बना रहा है तो खुद को क्या करेगा? हटा लेगा, ठीक है। तो प्लेस ऑफ एक्रूवल ऑफ सर्विस सैलरी, मतलब इसमें तुमको ये याद रखना है कि इंडिया में पैसा कमाओगे तो टैक्स कहाँ देना पड़ेगा? इंडिया में। अगर इंडिया में जॉब करने के बाद फॉरेन चला गया, अमेरिका चला गया और इंडियन गवर्नमेंट कुछ पैसा देगा तो टैक्स कहाँ पे भरना है? इंडिया में, लेकिन कुछ जजेस को छोड़कर। चलो अब आते हैं रेमुनरेशन ऑफ पार्टनर्स। हाँ, चलो अब नेक्स्ट रूल में आते हैं रेमुनरेशन ऑफ द पार्टनर्स। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझना। देखो हम लोग याद है सेमेस्टर 1 में पढ़े थे कि पार्टनरशिप बिजनेस भी एक तरीके का पर्सन होता है ना। और इंडियन गवर्नमेंट जो डायरेक्ट टैक्स का अगर बात करें तो एक ही इनकम पे दो बार टैक्स नहीं लेता है। एक ही इनकम पे दो बार टैक्स नहीं लगता है, कुछ कुछ केसेस है वहां पे छोड़ करके। अब देखो, अगर तुम किसी पार्टनरशिप फार्म के पार्टनर हो, क्या हो? पार्टनर हो, तो फार्म से तुमको सैलरी मिलेगा या प्रॉफिट मिलेगा? ये बताओ। प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन बहुत बार ऐसे होता है ना कि पार्टनरशिप फार्म में मान लो एबीसी काम कर रहे हैं, अब ए जो है दुकान में बैठा रहता है, ठीक है। तो ये लोग एग्रीमेंट किया कि ए को क्या करेंगे, थोड़ा सा सैलरी दे देंगे पहले, मैंने प्रॉफिट बांटने से पहले क्या करेंगे? सैलरी। जैसे मान ले 90,000 का प्रॉफिट हुआ, ये लोग बोला कि पहले ए को ना 30,000 का सैलरी दे दे। कितने का? 30। तो 30,000 का ए को सैलरी दे दिया तो बचा कितना? 60,000। अब 60,000 को तीनों इक्वली बांट लिया, ठीक है। तो ए को सैलरी मिला ना, तो क्या उस सैलरी पे टैक्स लगेगा? इसके लिए देखो, अब समझो यहाँ पे ध्यान से, बस मेरे को एक बात बताओ कि उस बिजनेस का और ए का रिलेशनशिप क्या क्या है? एम्प्लॉय एम्प्लॉय का है क्या? ए बी और सी तीनों पार्टनरशिप फार्म का पार्टनर है। ए काम करता है इसीलिए फार्म यानी बिजनेस क्या बोला, ए को क्या कर देंगे? सैलरी देंगे। लेकिन क्या ए उस बिजनेस का सर्वेंट है या ओनर है? ये बताओ। ये तो ओनर है ना, मालिक है। तो जैसे तुम तीनों मिल करके गुपचुप का दुकान खोल लिया, अब तुम, ये लोग तुमको बोला कि तुम ठेला में रहना, तो तुमको बोला कि एक्स्ट्रा में हर महीने हर साल तुमको एक्स्ट्रा कितना देगा? 10,000 रुपया। अब बताओ तुम लोग, तुमको जो पहले 10,000 रुपया मिल रहा है, क्या तुम ये पूरा बिजनेस का नौकर है, सर्वेंट है या ओनर है? ओनर है। तो तुमको जो भी पैसा मिलेगा वो सैलरी के हेड में थोड़ी टैक्सेबल होगा? टैक्सेबल होगा क्या? देखो रीजन क्या है टैक्सेबल नहीं होने का, क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं है ना। अब ध्यान से समझना यहाँ पे क्यों नहीं है, बहुत सारा चीज आएगा। रेमुनरेशन इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, कमीशन, बोनस, etc received by a partner from the partnership firm is not taxable under the head सैलरी। क्यों टैक्सेबल नहीं होता है? क्योंकि देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द फार्म एंड पार्टनर्स ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, माने बिकॉज द एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप डज नॉट एग्जिस्ट बिटवीन द पार्टनरशिप फार्म एंड कंसर्न पार्टनर। रीजन क्या है क्यों नहीं टैक्सेबल होता है? क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय है ही नहीं, तो क्यों टैक्सेबल होगा? तो फिर ये इनकम चला जाता है कहाँ पे? पीजीबीपी। कहाँ पे? प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। अगर पार्टनरशिप फार्म टैक्स नहीं दिया है तो क्लियर है। चलो, नो डिफरेंस बिटवीन द सैलरी एंड वेजेस। अच्छा, इस इनकम फ्रॉम सैलरी में क्या सैलरी और वेजेस में कोई डिफरेंसेस है? अब बोलेगा हमको सैलरी मिलता है
और कोई बोलेगा नहीं हमको तो वेजेस मिलता है। दोनों का मतलब क्या है? सैलरी हो या वेजेस हो, दोनों का मतलब सेम है क्या अलग? जनरली हम लोग कहते हैं ऑफिशियल, जो ऑफिशियल लेवल पे काम करते हैं उनको सैलरी मिलता है, और जो लोअर लेवल पे काम करते हैं उनको क्या मिलता है? वेजेस। बट थोड़ा ध्यान दोगे तो जो ऑफिशियल लेवल पे काम कर रहा है वो भी सर्वेंट है, और जो लोअर लेवल पे काम कर रहा है वो भी सर्वेंट है। हम लोग नॉर्मली कह सकते हैं दोनों का मीनिंग थोड़ा सा अलग होता है, बट इनकम टैक्स पर्पस में ये लोग क्या बोलेंगे? ये लोग बोलेगा दोनों तो सेम है, क्योंकि दोनों तुमको किससे मिल रहा है? एम्प्लॉयर से। तो एज पर इनकम टैक्स एक्ट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द सैलरी एंड wages, दोनों को सेम माना जाता है। बोथ आर पेड as a compensation for work done. Both of these two terms are used simultaneously, sorry, synonymously for the purpose of chargeability of income tax. Synonymously का मतलब क्या होता है? एक ही तरीके का माना जाता है। कैसा? एक ही तरीके का माना जाता है। अच्छा, अब आता है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या सैलरी रिसीव बाय एमएलए और एमपी? एमएलए एमपी का नाम सुने हो? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, है ना? अच्छा, इनको जो भी पैसा मिलता है ना गवर्नमेंट से, क्या वो सैलरी में टैक्सेबल होगा? क्यों? क्योंकि ये लोग गवर्नमेंट का नौकर नहीं होता, ये लोग फ्रीली काम करता है ना? इनका जो सैलरी होता है ना, इनको जो सैलरी मिलता है वो टैक्सेबल होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। कहाँ पे? ये सब हर चीज काम आएगा, क्लास 12 में भी जाओगे तो हर चीज काम आएगा, याद रखना, है ना? तो एमएलए एंड एमपी आर नॉट द एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट, सिंपल सा बात है। क्यों? क्योंकि वो लोग गवर्नमेंट का नौकर नहीं है। द सैलरी रिसीव बाय them as MLA or MP is not chargeable to tax under the head salary because the employer-employee relationship does not exist between the government and MLAs या फिर MP। सैलरी रिसीव बाय एमएलए एंड एमपी इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड कहाँ पे? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये सारा चीज अंडरलाइन करके रखना है, हर चीज याद करना है। ठीक है, कौन सा कहाँ पे टैक्सेबल होता है, इसको रटने का कोई जरूरत नहीं है, और ना ही इसको लिखने में कोई प्रॉब्लम आएगा। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं बेसिस ऑफ चार्ज। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिस ऑफ चार्ज। अच्छा, एक चीज याद रख लो यहीं पे, आगे भी हम लोग पढ़ेंगे। बेसिस ऑफ चार्ज का मतलब होता है कौन सा इनकम आकर के सैलरी में टैक्सेबल होगा। समझ समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? बेसिस ऑफ चार्ज का मतलब कौन सा इनकम आकर के यहाँ पे टैक्सेबल होगा। और बेसिस ऑफ चार्ज का सेक्शन याद, एक सेक्शन है ना, इसको याद करने का सिंपल सा ट्रिक कितना है, चाहे कोई भी हेड का कर लो। अगर सैलरी का सेक्शन है 15 से लेकर के कितना, 17, तो पहला वाला सेक्शन ही क्या होता है? बेसिस ऑफ चार्ज का। कौन सा सेक्शन? पहला। पहला सेक्शन ही बोलेगा कौन कौन सा इनकम यहाँ पर आएगा। वैसे ही हाउस प्रॉपर्टी याद है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, उसका सेक्शन है 22 से लेकर के कितना, 27 का है। तो उसका बेसिस ऑफ चार्ज का सेक्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाला, यानी कि 22। ठीक है, चलो। अब देखो, बेसिस ऑफ चार्ज सेक्शन 15 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 प्रोवाइड दैट फॉलोइंग इनकम शैल बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड सैलरी। देखो, तीन तरीके का इनकम, कितने तरीके का इनकम? तीन तरीके का इनकम कहाँ पे टैक्सेबल होता है? सैलरी में टैक्सेबल होता है। या फिर कोई भी इनकम को सैलरी में टैक्सेबल करने के लिए तीन कंडीशन है। कितना कंडीशन है? तीन। कोई भी इनकम तीनों कंडीशन को पूरा करेगा तभी इस हेड में आकर के टैक्सेबल होगा। एनी सैलरी ड्यू फ्रॉम द प्रेजेंट एम्प्लॉयर फॉर्मर एम्प्लॉयर टू एनएसएससी इन द प्रीवियस ईयर विच पेड और नॉट। पिछले साल अगर सैलरी तुम्हारा ड्यू है, काम कर दिए हो, सीधा बात है, काम कर दिए हो, भले पैसा मिला या नहीं मिला, यहीं पे आके टैक्सेबल होगा। दूसरा, सैलरी पेड और अलाउड टू हिम इन द प्रीवियस ईयर बाय और ऑन बिहाफ ऑफ एन एम्प्लॉयर और एन फॉर्मर एम्प्लॉयर डू नॉट ड्यू और बिफोर इट बिकम्स ड्यू टू हिम। मतलब ध्यान समझना, पिछले साल तुमको कोई पैसा दे दिया, तुम्हारा एम्प्लॉयर दिया, कौन दिया? देगा पैसा एम्प्लॉयर ही, लेकिन अभी तक तुम काम ही नहीं किया, फिर भी टैक्स कब लगेगा? पिछले साल लग जाएगा। पिछले साल पैसा मिल गया ना, भले काम किया या नहीं किया, टैक्स पिछले साल ही तुमको देना पड़ेगा। तीसरा, एनी एरियर ऑफ सैलरी पेड और अलाउड टू हिम इन द प्रीवियस ईयर बाय और ऑन behalf of an employer or former employee if not chargeable to tax under the for any earlier previous year। पिछले साल पैसा मिला, पुराना वाला पैसा मिला, लेकिन पहले उस पर टैक्स नहीं लगा। ठीक है, तो वो इनकम कहाँ पे टैक्सेबल होगा? इनकम फ्रॉम सैलरी। शॉर्ट में देखो, इसको इजी इजी समझने का तरीका ये है कि देखो, हम दो तीन ईयर ले रहे हैं, 2022 ले रहे हैं, 2023 ले रहे हैं और 2024 ले रहे हैं। ध्यान से समझना, एक इनकम जो 2022 का था, कितने का था?
अगर 2022 में 20,000 मिला तो टैक्स कब लगेगा? 2000 नहीं, या फिर मान लो उसकी पीपीसी का है, इनकम है 2022 का, इनकम कब का है? मैंने 2021 में ही कमाए हो, 2022 में टैक्स लगना चाहिए। अगर 2022 में टैक्स नहीं लगा तो कब लगेगा? 23 में लगेगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? मान लो कि वो इनकम 22 में मिलना चाहिए, मान लो 22 में मिलना चाहिए, है ना? वो असेसमेंट पीपीसी नहीं, 22 में तुम्हारा तुम्हारा वो मिलना चाहिए, 22 में टैक्स लगना चाहिए था, लेकिन 22 में नहीं लगा, तो टैक्स तुमको कब देना पड़ेगा? 23 में। अब देखो 2024 का इनकम तुमको कब मिल गया? 2023 में, तो टैक्स तुमको 23 में ही देना पड़ेगा, पिछले साल ही टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 23 में मिल गया। अब प्रधान 2024 का इनकम के ऊपर अगर 2023 को टैक्स भर दिया तो क्या 2024 को दोबारा टैक्स दोगे? नहीं। अब 2023 का इनकम 2023 में मिला तो टैक्स भी कब भरोगे? 2023 में ही भरोगे। मतलब क्या, सिंपल सा इन शॉर्ट इतना है कि अगर उस पे टैक्स नहीं लगा है तो टैक्स लग जाएगा, और कुछ नहीं। ठीक है, इसीलिए 3 इनकम बोला गया। देखो एक एक क्या बोला गया, प्रेजेंट एम्प्लॉयर से जो मिला उसी साल लगेगा, एक देखो प्रीवियस ईयर का मिला उसी साल लग जाएगा, ठीक है, और एक उसके बाद वाले ईयर का, तो वो भी उसी साल लग जाएगा, अगर पिछले साल टैक्स नहीं लगा तो। अच्छा, फिर क्या कहता है, एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 15 इनकम टैक्स एक्ट, द टर्म टैक्सेबल सैलरी कंसिस्ट ऑफ अमाउंट ऑफ सैलरी ड्यू इन द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, एडवांस सैलरी, एरियर सैलरी पास रिसीव ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर और फॉर द प्रेजेंट, जो भी। देखो सिंपल सा एक लाइन याद रखना, सैलरी इज टैक्सेबल on due or advance whichever is, sorry, due or received whichever is earlier, जो पहले होगा उसी पे टैक्स लगा दो, बाकी हो गया तब भी टैक्स, मिल गया तब भी टैक्स, ठीक है। अच्छा, एसेंशियल नॉर्म्स ऑफ सैलरी इनकम अलाउंसेस। अच्छा, अब यहाँ से आते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होगा। देखो सैलरी के अंदर में क्या क्या आता है, सबसे पहले आता है वेजेस, क्या आता है, जिसको हम लोग बेसिक वेज कहते हैं, याद है? generally generally means the cash emolument paid or payable for the labor or service of a workman or servant on an hourly, daily or piecework basis is known as a wages. As per section 17(1), salary and wages means basic salary and all the allowances, इतना नहीं रटने जाना। सेक्शन 17 और सबसेक्शन 1 क्या कहता है, सैलरी के अंदर में क्या आता है, वेजेस आता है और सारा का सारा अलाउंसेस आता है। सैलरी या वेजेस के अंदर में क्या आता है, बेसिक आएगा और क्या आएगा, अलाउंसेस आएगा, ये नॉट सो इम्पोर्टेंट। चलो, अलाउंसेस का मतलब क्या होता है, बेसिक सैलरी के अलावा अगर कुछ भी मिलता है दैट इज कॉल्ड अलाउंसेस। हम लोग सैलरी जब किए थे तो बोले थे ना 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक बेसिक वाला, अलाउंसेस वाला कौन सा, परक्यूजिट, लेकिन और भी पार्ट होता है, रिटायरमेंट बेनिफिट का होता है, ठीक है। फिर अलाउंसेस का बात करें, अलाउंसेस का मतलब क्या होता है, अलाउंसेस इज जनरली डिफाइंड एज अ फिक्स्ड quantity of money, एक फिक्स पैसा and other substance given regularly in addition to the salary or wages for the purpose of meeting some particular requirement connected with the service rendered by the employee or compensation for usual condition of that services। देखो शॉर्ट लिखना, अलाउंसेस refers to, देखो हम यहाँ पे अंडरलाइन कर लेना, इतना बड़ा याद नहीं करना होगा, अलाउंसेस refers to fixed quantity of money given regularly in addition to salary and wages, बस, यानी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी गिवन टू द एम्प्लॉय इन एडिशन टू क्या, सैलरी एंड वेजेस इज कॉल्ड व्हाट, अलाउंसेस, है ना, ताकि वो अपने सर्विसेज को अच्छे से कर पाए। अब आता है बेसिक पे, क्या होता है, बेसिक पे याद है या बेसिक वेजेस याद है? तो ये क्या होता है, एक एक का डेफिनेशन यहाँ से रटना, बेसिक पे बहुत बार आता है, व्हाट डू यू मीन बाय बेसिक पे, तो द पेमेंट विच इज पेड और पेबल टू एन एम्प्लॉय अकॉर्डिंग टू द पोस्ट, किसके हिसाब से, पोस्ट, तुम्हारा पोस्ट हायर होगा तो तुम्हारा बेसिक पे भी क्या होगा, हायर होगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, बेसिक पे या बेसिक वेजेस का मतलब क्या होता है, वेजेस विच इज अटैच टू द पोस्ट, किसके साथ अटैच होता है, पोस्ट के साथ, हायर पोस्ट पे काम करोगे तो बेसिक में जो वेजेस है वो कितने का मिलेगा, हायर, लोअर पे काम करोगे तो बेसिक वेज रेट क्या मिलेगा, लोअर। तो बेसिक पे का मतलब क्या होता है, द पे विच इज अटैच टू द क्या, पोस्ट, किसके ऊपर अटैच होता है, पोस्ट के ऊपर, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बेसिक सैलरी कहते हैं या बेसिक पे कहते हैं। अब थोड़ा ध्यान दो, जॉब में जाओगे ना, तो फॉर एग्जांपल एन एम्प्लॉय हैज बीन अपॉइंटेड इन अ पे स्केल, इसको हम लोग पे स्केल कहते हैं, दिख रहा है, 2000, 150, फिर 3000, फिर 200, फिर 4800, दिखा। इसका मतलब ध्यान से समझना, ये प्रैक्टिकली भी आएगा, तुमको हर महीने कितना मिलेगा,
2000, हर महीने कितना मिलेगा 2000, और जैसे एक साल हो गया तुम्हारा तो फिर नेक्स्ट महीने वो कितना बढ़ जाएगा 250, मतलब इस साल हर महीने 2000 मिला, फिर अगले साल हर महीने मिलेगा 2150, उसके बाद वाले साल में 2300, ऐसे करके कब तक 150 बढ़ते जाएगा, कब तक, जब तक वो 3000 नहीं हो जाता। और जैसे ही 3000 हो गया तो फिर वो इंक्रीमेंट कितना करके होगा, इसको इंक्रीमेंट कहते हैं, हर साल 200 बढ़ेगा, कब तक, जब तक तुम्हारा 4800 नहीं होता है। अब तुम्हारे माइंड में अगर ये क्वेश्चन आ रहा है कि 4800 के बाद क्या, तो जनरली वो रिटायर हो जाता है ना। ये ऐसे स्केल ही रहता है ताकि वो अल्टीमेटली रिटायर हो जाए, वहां तक ही बनाया जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ क्या बोले। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पे स्केल कहते हैं, क्या कहते हैं, प्ले। ये कैसे का है, 2000 है, इंक्रीमेंट कितने का है, हर साल 150, लेकिन याद रखना अगर हम जनवरी को एंटर किए, कब, 1 जनवरी को, तो 1 जनवरी से, इस साल का 1 जनवरी से लेकर के अगले साल का 1 जनवरी तक 2000 मिलेगा, और उसके बाद फरवरी से कितना हो जाएगा 2150। मैंने जब ज्वाइन करेंगे तभी ये चेंजेस होता है, आज अगर ज्वाइन करेंगे तो अगले साल आज ही के दिन से क्या होगा, ये चेंज होगा। ठीक है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग पे डिपेंड करता है कि इंक्रीमेंट कब तुमको मिलेगा। ठीक है, अच्छा और भी था ये, है ना, ये था अभी, और 250 करके बढ़ेगा कब तक, जब तक ये 6000 नहीं होता। इसका मतलब क्या होता है, 2000 इज मिनिमम बेसिक पे एट स्टार्ट, और मैक्सिमम बेसिक पे कितने का तुम्हारा, स्टार्टिंग में जब करोगे तो मिनिमम हर महीना 2000, लेकिन मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, हर महीना 6000। क्लियर है, अच्छा। मीन्स, अच्छा पढ़ लेते एक बार, बेसिक पे द एम्प्लॉय कैन ड्रॉ 150, 200 और 250 मीन्स द रेट ऑफ एनुअल इंक्रीमेंट, इसी को क्या कहते हैं, रेट ऑफ एनुअल इंक्रीमेंट, क्योंकि एक बार था 150 का, फिर कितने का है 200 का, और फिर कितने का है 250। दिस इज कॉल्ड एज एनुअल इंक्रीमेंट। ठीक है, इफ द एम्प्लॉय इज इन एफिशिएंट, हिज सैलरी विल नॉट बी इंक्रीज्ड फर्दर by the management, or he will not get any further annual increment. The basic salary is fully taxable। और कुछ याद रखना या ना रखना, बेसिक सैलरी के डेफिनेशन के साथ ये याद रखना, इट इज फुल्ली टैक्सेबल, और ये हम लोग जानते भी है। क्यों, कभी भी बेसिक सैलरी आता है कुछ माइनस करते हो क्या, जो सारा अमाउंट बाहर फट से दिखा देते वो सारा का सारा टैक्सेबल है ऑब्वियसली। तो बेसिक सैलरी इज फुल्ली टैक्सेबल, इस पे कोई भी छूट नहीं मिलता है। अब आते हैं एडवांस सैलरी के बारे में, इसके बारे में, एडवांस सैलरी याद कैसे करोगे, सेक्शन 17 सबसेक्शन नॉर्मल 1 सबसेक्शन रोमन वाला 5, कितना, रोमन वाला 5, 17 एक में तो सब है, जितना बेसिक के पार्ट में आता है ना वो सारा किसमें 17 1 में ही है, लेकिन भी से याद रखना एडवांस, क्या, एडवांस भी, इसका भी और इसका भी, है ना, 17 1 और कौन सा भी, रोमन वाला भी, एडवांस का भी लगा देना यहाँ पे, 17 1 भी, क्योंकि सैलरी का ही तो पार्ट है एडवांस सैलरी। अब थोड़ा ध्यान दो, एडवांस सैलरी पे टैक्स कब लगेगा, जब मिलेगा तभी लग जाएगा। मतलब मान लो 2024 का सैलरी मेरे को 23 में मिल गया, तो टैक्स हम कब लगा देंगे 2023 में, लेकिन 2024 में फिर से टैक्स लगेगा ना। ठीक है, तो कब होगा देखो, एडवांस सैलरी इज टैक्सेबल ऑन रिसिप्ट बेसिस, कौन से बेसिस में, रिसिप्ट माने जब मिलेगा तब टैक्स लगा दो, गवर्नमेंट कोई भी इनकम छोड़ता नहीं है, जब मिलेगा तब क्या करेगा टैक्स, और नहीं भी मिला अगर बाकी हो गया तो फिर टैक्स ना ना, अगर नहीं भी मिला अगले साल मिलेगा तो इसी साल टैक्स लगा देगा। अगर इस साल तुम काम कर दिए हो और बोलेगा अगले साल देंगे, तो टैक्स इसी साल तुमको देना पड़ेगा, वो तुम्हारा गलती है तुम नहीं ली, है ना। द असेसमेंट ईयर रिलेटिंग टू द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर इन विच इट इज रिसिप्ट, माने सिंपल से बात है, एडवांस सैलरी इज टैक्सेबल ऑन रिसिप्ट बेसिस, इट इज टैक्सेबल इन दैट प्रीवियस ईयर इन विच इट इज रिसिप्ट, जिस प्रीवियस ईयर में मिलेगा उसी प्रीवियस ईयर में क्या होगा, ये टैक्सेबल हो जाएगा। इरिस्पेक्टिव ऑफ इंसिडेंस ऑफ टैक्स ऑन द हैंड्स ऑफ द कंसर्न एम्प्लॉय, कब मिलता है कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाउएवर द recipient can claim relief under section 89(1) rule 21A, not so important, but इतना याद रखना, इट इज टैक्सेबल ऑन कौन सा बेसिस, रिसिप्ट बेसिस। क्लियर है, कौन सा बेसिस में, रिसिप्ट, मैंने पूरे लाइनिंग में बस तुमको इतना याद रखना है, एडवांस सैलरी इज टैक्सेबल ऑन रिसिप्ट बेसिस, है ना। ओके, अब आते एरियर सैलरी, कौन सैलरी, एरियर माने क्या होता है, आउटस्टैंडिंग, जो कमा तो ली हो लेकिन पैसा अभी तक मिला नहीं, इसका रूल क्या है, टैक्स कब लगाएंगे, जब मिलेगा तब ना, जब कमा लिए हो तब, है ना। तो एरियर सैलरी में क्या लिखा है, इट इज नॉट
subject to tax on accrual basis than on the received basis in the assessment year relating to the relevant previous year in which it is actually received. However, the assessee can claim relief under section 89 1 rule 21A and it is fully taxable. देखो अगर तुम चाहो तो सेक्शन कितना 89(1) और रूल 21A के तहत बोल सकते हो कि अगले साल देंगे, अलग बात है, लेकिन टैक्सेबल तो तुम्हारा होगा उसी साल। ठीक है, अगर तुम ये फॉर्म भरेगो तो फिर अगले साल होगा, अलग बात है ना। तो देखो, इफ इट इज नॉट सब्जेक्ट टू टैक्स ऑन एक्रूअल बेसिस, ध्यान से देखना, एरियर सैलरी का मतलब क्या होता है, काम कर लियो नहीं मिला तो इसी साल टैक्स लग जाएगा, अगर इस साल नहीं लगा तो फिर जब मिलेगा तब। तो हम लोग याद है सैलरी का फॉर्मेट जब किए थे तब लिख रहे थे एडवांस सैलरी भी लिख रहे थे और एरियर वाला भी लिख रहे थे। एरियर क्यों लिख रहे, एरियर का मैंने पुराना सैलरी होगा मिला है, तो इस साल क्यों दिखा रहे, क्योंकि पहले उस पर टैक्स नहीं लगा, इसलिए बोला गया है क्या, लाइनिंग मिलाना यहाँ पे, इफ इट इज नॉट सब्जेक्ट टू टैक्स ऑन एक्रूअल बेसिस, अगर एरियर बेसिस पे टैक्स नहीं लगा है तो कौन से बेसिस में टैक्स लगेगा, रिसिप्ट वाले में, लेकिन टैक्स तो तुम्हारा लगेगा, और अगर ऑलरेडी लग चुका है तो फिर टैक्स देने का जरूरत नहीं है। क्लियर है। अच्छा, फीस एंड कमीशन 17(1)(4) कहता है, सेक्शन 17(1) सबसेक्शन 4 कहता है, 17(1)(4) क्या कहता है, 17(1)(4) कहता है फीस और कमीशन के बारे में। ये क्या होता है, फीस एंड कमीशन आर कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ दी सैलरी। याद हम लोग फीस कमीशन लिख रहे थे, बेसिक, डीए, कमीशन, बोनस वगैरह वगैरह, इसको हम लोग सैलरी का पार्ट मानते हैं। व्हेन इट इज पेड बाय द एम्प्लॉयर फॉर वर्क डन और सर्विस रेंडर इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट इज पेड ऑन एम्प्लॉयमेंट और ग्रेट्युitously। ये समझ में आया, एम्प्लॉयमेंट माने कॉन्ट्रैक्चुअल, और ग्रेट्युitously का मतलब क्या होता है, खुश होकर के अपने मन से। कैसे फीस मिल रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, टैक्स तुम्हारा लग जाएगा, इट इज फुल्ली टैक्सेबल। बस तुमको इतना ही जानना है कि फीस और कमीशन क्या होता है, फुल्ली टैक्सेबल होता है, बहुत ही सिंपल सा है, बस याद रखना है कौन सा क्या टैक्सेबल। हालांकि हम लोग जानते हैं किस पे छूट मिलता है, उसको छोड़ के सारा का सारा क्या होता है, टैक्सेबल। अब बोनस का बात करते हैं, अभी तक एक ही बोनस के बारे में सुने हो, लेकिन दो तरीके का होता है। अब ध्यान दो, जनरली बोनस इज टैक्सेबल ऑन कैश बेसिस, कौन से बेसिस में, मतलब क्या होता है, जब मिलेगा, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, क्योंकि बोनस तो तुमको खुश होके दे रहे हैं ना, तो बोनस टैक्सेबल होता है कौन से बेसिस में, cash basis. However, if it is not once on accrual basis, then it need not to be taxed again. Sorry, if it is taxed once, एक बार अगर उस बोनस पे टैक्स लग चुका है ड्यू बेसिस में, जैसे मान लो हम बोले कि अरे तुमको 8,000 का बोनस देना था, हम दे नहीं पाए, अगले साल देंगे, तो तुम्हारा 8,000 का अगर टैक्स तुम भर चुके हो तो अगले साल जब मिलेगा तो क्या उस पर टैक्स लगेगा। देखो सिंपल सा ले दे करके सब में लॉजिक इतना है, एक बार लग चुका तो दोबारा टैक्स नहीं लेना है। तो बोनस जनरली कौन से बेसिस में टैक्सेबल होता है, नॉर्मली होता है कैश बेसिस में, ठीक है, जब मिलेगा तब। लेकिन अगर मान लो प्रीवियस ईयर वो टैक्स नहीं लगा है, एक्रूअल में, एक्रूअल में टैक्स नहीं लगा तो कब लगेगा, जब तुम उसको टैक्स मिलेगा तब। हाउएवर इफ इट इज नॉट टैक्स्ड वंस, एक्रूअल बेसिस में अगर उस पर टैक्स नहीं लगा है, देन इट सॉरी, हाउएवर इफ इट इज टैक्स्ड वंस, रिसीव बेसिस में होता है ना कि जब कमीशन मिलेगा तब टैक्स देंगे, मान लो इस साल कमीशन मिला ही नहीं लेकिन टैक्स दे दिए, तो जब मिलेगा तो भरेंगे क्या, इसीलिए सेकेंड लाइन, हाउएवर इफ इट इज टैक्सेबल वंस, एक बार टैक्स लग गया है, कौन से बेसिस में लग गया है, ड्यू बेसिस में लग चुका है एक बार अगर, देन इट इज नॉट टैक्सेबल टू अगेन, ये दोबारा टैक्सेबल नहीं होगा। इफ बोनस इज पेड एज पर द सर्विस इट इज टैक्सेबल एज अ सैलरी, ध्यान देना, जैसे बोलते हैं बोनस दो तरीके का होता है, एक होता है एग्रीमेंट के तहत, जब जॉब ज्वाइन किया तभी बोले इतना का बोनस मिलेगा तुमको, फिक्स्ड है, ठीक है। तो देखो अगर, बट इफ इट इज पेड, ध्यान से दो, अगर एग्रीमेंट के तहत मिलता है, याद है बेसिक वाला पार्ट, अलाउंसेस वाला पार्ट और परक्यूजिट वाला पार्ट, अगर तुम्हारे एग्रीमेंट में लिखे कि हर साल तुमको 4,000 का बोनस मिलेगा तो वो बेसिक वाले में आएगा, कहाँ पे आएगा, लेकिन अगर खुश हो करके बोनस देते हैं तो वो बेसिक में नहीं जाता है, वो जाता है परक्यूजिट्स में, कहाँ जाता है, क्लियर है क्या बोल रहे हैं। बोनस दो तरीके का होता है, कुछ भी नहीं बोलेगा यानी कॉन्ट्रैक्ट के तहत दे रहा है, और अगर लिख दिया ना ग्रेटिटुअस बोनस, कौन सा वाला, ग्रेटिटुअस बोनस को ना क्या खुश होकर के बोनस दिए तो वो बेसिक वाले पार्ट में नहीं दिखाओगे, कहाँ दिखाओगे, परक्यूजिट वाले पार्ट में। क्लियर है क्या बोल रहे हैं, चलो, लेकिन दोनों पे टैक्स लगना है, कहीं भी दिखाओ टैक्स, बट इफ इट इज पेड ग्रेटिटुअसली देन इट इज टैक्सेबल एज अ परक्यूजिट, कुछ भी हो दिस इज फुल्ली टैक्सेबल।
एनएसएससी कैन हाउएवर क्लेम रिलीफ, वही 89(1) में, इन रिस्पेक्ट ऑफ एरिया डिविडेंड। अब डीएनएस अलाउंसेस का बात करते हैं, हालांकि इसके बारे में हम लोग जानते हैं, बट डीए एग्जैक्टली होता क्या है और दिया क्यों जाता है, क्या क्या पर्पस होता है डीए देने का। तो देखो क्या लिखा गया, डीएनएस अलाउंस इज जनरली अलाउड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय टू कंपनसेट अगेंस्ट प्राइस इंक्रीज ऑफ कमोडिटी। ये रट के रखना है तुमको, डीए क्यों दे रहे हैं तुमको, बेसिक दे रहे तो डीए दे क्यों रहे, ताकि तुम्हारा जो प्राइस बढ़ रहा है ना उसके साथ तुम क्या कर सको, कंपनसेट कर सको। एग्जाम्पल के तौर पे समझना, हम तुमको पुरुलिया में जॉब दिए तो बोले तुमको 10,000 का बेसिक देंगे और 2,000 का डीए, कितने का, 10 का बेसिक और 2,000 का डीए। अब यही तुमको ट्रांसफर करके कोलकाता भेज दे तो तुमको क्या 12,000 में होगा, तो क्या बोलेंगे, तब तुम बोलेंगे तुम्हारा बेसिक 10,000 लेकिन डीए 5,000, कितना, हम तुम्हारा सारा सैलरी नहीं बढ़ाए, क्या बढ़ा दिए, डीए, है ना। डीए तुम्हारा 3,000 बढ़ गया तो तुमको कोलकाता में कितना मिलेगा, 15, कितना मिलेगा टोटल, 10 और 5 15। अब कोलकाता से तुमको मान लो कोई गांव देहात भेज दिए तो बोलेंगे बेसिक देंगे 10 और डीए देंगे 1,000, कितना मिलेगा, 11। तो तुम्हारे माइंड में कुछ तकलीफ नहीं होगा कि तुम्हारा सैलरी घट गया, क्यों, क्योंकि तुम्हारा पूरा सैलरी को नहीं घटा रहे, हम सिर्फ डीए को बढ़ा रहे और घटा रहे। और तुम्हारे माइंड में भी ये डाल दिए है कि अगर महंगा शहर में जाओगे तो डीए क्या देंगे, ज्यादा, और सस्ता में जाओगे तो डीए कम। और अगर ये बेसिक डीए को डिफ्रेंशिएट करके ना दे, अगर मान ली पुरुलिया में 12 दे रहे हैं, वहां पे भेज दिए 15 करके, लेकिन वहां से जब गांव में भेजे और 11 देंगे ना तो तुम जॉब ही छोड़ दो, है ना। इसीलिए सैलरी का पार्टीशन कर दिया गया डीए। डीए क्यों देते हैं ना, डीए क्यों देते हैं, ताकि वो प्राइस इंक्रीमेंट जो होता है ना उसको कंपनसेट कर पाए। ज्यादा महंगा शहर में जाओगे डीए ज्यादा होगा और सस्ता शहर में जाओगे तो डीए कम होगा। चलो कुछ भी हो, इट इज फुल्ली टैक्सेबल, ये तो जानते हैं हम लोग, fully taxable. Occasionally, dearness allowances, dearness pay is also allowed along with the dearness allowances to meet the increasing price of the that. देखो बहुत बार डियरनेस पे भी दिया जाता है डीएनएस अलाउंसेस के साथ, ताकि वो इंक्रीजिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट को मीट कर पाए। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डीएनएस अलाउंसेस। डीएनएस अलाउंसेस कितने तरीके का होता है, दो तरीके का होता है, कौन कौन सा, देखो, विच कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग सर्विस बेनिफिट, पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, याद आया, एक होता है पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, और दूसरा क्या होता है, विच डज नॉट कंसिडर फॉर कैलकुलेटिंग सर्विस बेनिफिट, जो पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं है, एक है और एक नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम लोग को ज्यादा क्लियर होगा क्योंकि प्रैक्टिकल कर चुके हैं। द फर्स्ट टाइप ऑफ डियरनेस अलाउंसेस शैल बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर कैलकुलेटिंग द एग्जम्पशन फॉर हाउस रेंट अलाउंस। माने अगर पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट होगा तो पहले वाले पार्ट ऑफ रिटायरमेंट वाले अगर होगा तो वर्किंग नोट जब करते याद है एचआरए वहां पे लेते हैं ना, इसलिए बोला गया लेंगे। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में भी लेते हैं, आरपीएफ का कैलकुलेशन होता है, अभी फिलहाल नहीं सीखना, कॉलेज में सीखेंगे। कम्यूटेशन ऑफ सॉरी कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, एक होता है कम्यूटेड पेंशन और एक होता है अनकम्यूटेड पेंशन, वो पेंशन का कैलकुलेशन है उसके लिए, ये पूरा का पूरा पार्ट तुम लोग को बाद में सीखना है। ग्रेच्युटी होता है, इन सभी के कैलकुलेशन में जब वर्किंग नोट करते हैं ना तो वहां पे कौन सा लेते हैं, डीए पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। वाइल द सेकेंड टाइम का मतलब क्या होता है, नॉट पार्ट ऑफ, सेकेंड पार्ट का मतलब क्या होता है, not part of retirement benefit of DA will be ignored. However, dearness pay should always be considered as a part of salary for the purpose of calculating exemption relating to the various component of salary. यहाँ से एक चीज बहुत ज्यादा क्लियर होता है, एक है डियरनेस अलाउंस और एक का नाम क्या है, डियरनेस पे, दोनों सेम चीज है, ठीक है। अगर हम तुमको डियरनेस अलाउंसेस कहते हैं तो ये पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट हो भी सकता है, और डियरनेस पे कहते हैं तो ऑलवेज पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट ही होगा। और पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट होने का मतलब समझ रहे हो, वर्किंग नोट में आएगा, वर्किंग नोट का बात करें मेन क्वेश्चन का नहीं, वर्किंग नोट में आएगा और नहीं होगा तो फिर नहीं आएगा। जो भी है तुमको यहाँ से ये याद रखना है कि डियरनेस अलाउंस इज अ पार्ट ऑफ सॉरी डियरनेस अलाउंसेस क्यों दिया जाता है, टू कंपनसेट द एम्प्लॉइज अगेंस्ट प्राइस इंक्रीज ऑफ द कमोडिटी, ठीक है। अब आते हैं सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, क्या नाम है, ये सब अलाउंसेस में ही आएगा, ठीक है। यहाँ से हम लोग को रूल्स भी समझते जाना है। सिटी कंपनसेटरी अलाउंस होता क्या है, सबसे पहले डेफिनेशन यही पूछा जाएगा, व्हाट इज सिटी कंपनसेटरी अलाउंस एंड व्हाट इज इट्स ट्रीटमेंट, या इसका टैक्सेबिलिटी क्या है। तो देखो सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस कब दिया जाता है, व्हेन एन एम्प्लॉई ट्रांसफर फ्रॉम वन सिटी टू, तुमको एक सिटी से कहाँ भेज दिया,
दूसरे सिटी में, देन द एम्प्लॉयर में गिव एन अलाउंसेस टू एम्प्लॉई टू मेंटेन हिज और हर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब यहाँ पे तुम छोला भटूरा खा के जिंदा हो, कहीं और जाओगे तो वही खाओगे ना। तो यहाँ पे 10 रुपया प्लेट है और वहाँ पे 25 प्लेट है, तुम क्या सैलरी कम मांगोगे? बोलेगे उधर 15 बढ़ गया तो मेरा भी क्या होगा, बढ़ना चाहिए ना। तो जो सिटी कंपनसेटरी अलाउंस है, इट इज गिवन टू द एम्प्लॉय व्हेन ही ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सिटी टू अनदर। दूसरा सिटी ट्रांसफर करेंगे तो क्या देके भेजेंगे, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस। नहीं तो तुम बोलोगे हम क्यों जाएंगे, पैसा भी नहीं बढ़ाएंगे, दूर जाके क्यों काम करें। ठीक है, ताकि तुम क्या कर सको, अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन कर सको, मैंने वहां भी छोला भटूरा खा सको। अच्छा, सच अलाउंसेस इज नॉन एज सिटी कंपनसेटरी अलाउंस। इस अलाउंसेस को हम लोग कौन सा अलाउंसेस कहते हैं, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस। एक चीज लिखना भूल गया यहाँ पे, इट इज फुल्ली टैक्सेबल। क्या कोई छूट मिलता है क्या? किस पे छूट मिलता है ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। अब आते हैं हाउस रेंट अलाउंसेस के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हाउस रेंट अलाउंसेस होता क्या है। देखो ये तभी समझ में आएगा जब प्रैक्टिकल पूरा करे रहोगे। हाउस रेंट अलाउंस का मीनिंग जो है आराम से समझ सकते हो। हाउस रेंट अलाउंसेस इज गिवन बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय। पहला चीज, हाउस रेंट अलाउंसेस कौन किसको देता है? मालिक अपने सर्वेंट को देगा। क्यों? टू मीट हिज रेंटल एक्सपेंडिचर। कौन सा खर्च? रहने का खर्च मीट कर पाए इन रिस्पेक्ट ऑफ रेसिडेंशियल एकोमोडेशन ऑक्युपाइड बाय हिम। लेकिन एसएससी डिडक्शन क्लेम कर सकता है, एग्जम्पशन क्लेम कर सकता है। कौन से सेक्शन में याद है? एन एसएससी कैन क्लेम द एग्जम्पशन अंडर सेक्शन क्या, 1013 एंड रूल 2A। वर्किंग में जितना बार किए बार बार वही लिखे हम लोग, ओनली व्हेन। लेकिन कब क्लेम करें, अगर भाड़े पे रहेगा या नहीं रहेगा, ओनली व्हेन ही और शी इज एक्चुअली रिसाइडिंग इन द रेंटेड एकोमोडेशन। अगर भाड़े पे रहेगा तभी क्लेम कर पाएगा, अदरवाइज नहीं। Thus, if the SSC living in his or her own house, खुद के घर में रहता है तो क्या वो डिडक्शन सॉरी एग्जम्पशन क्लेम कर सकता है? खुद के घर में रहेगा तो क्लेम कर पाएगा छूट ना। देन इंटायर अमाउंट ऑफ एचआरए रिसीव बाय द एम्प्लॉय विल बी व्हाट, टैक्सेबल। देखो खुद के घर में रहेगा तो पूरा पे टैक्स लगेगा, और अगर भाड़े पे रहेगा तो थोड़ा सा उसको क्या मिल जाएगा, छूट मिल जाएगा। अच्छा, छूट निकालने का रूल क्या है? दोज हु आर लिविंग इन द रेंटेड हाउस कैन क्लेम एग्जम्पशन कहाँ पे, 1013 रूल 2A to the extent of the list of the three alternative। तीन अल्टरनेटिव में से कौन सा छोटा? तीनों अल्टरनेटिव हम लोग जानते हैं। सबसे पहला क्या, एक्चुअल अमाउंट ऑफ हाउस रेंट अलाउंस रिसीव। दूसरा क्या, एनी एक्सेस ऑफ रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी, माने रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। और थर्ड क्या आता है, 40 या 50% ऑफ सैलरी, है ना। अगर नॉन मेट्रोपॉलिटन में तो सैलरी का 40 और मेट्रोपॉलिटन में तो सैलरी का 50। अच्छा, यहाँ पे सैलरी का मतलब क्या होता है, बेसिक, डी ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, डीपी अगर होगा तो वो बेसिक पूरा आ जाएगा, और कमीशन बेस्ड ऑन टर्न ओवर। क्या टर्नओवर, सेल के ऊपर बेस्ड होगा तो मिलेगा। अच्छा, 50% ऑफ सैलरी लेंगे कब, जब घर कहाँ पे होगा, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली और चेन्नई। और 50% ऑफ सैलरी होगा इफ हाउस इज आउटसाइड द 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज। क्लियर है? अच्छा, एचआरए इज फुल्ली टैक्सेबल अंडर द फॉलोइंग टू केसेस। घुमा फिरा के तुमको एग्जाम में ये क्वेश्चन दे देगा, बताओ किस कंडीशन में हाउस रेंट अलाउंस पे छूट ही नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? किस कंडीशन में हाउस रेंट अलाउंस पे छूट नहीं मिलेगा, या फिर तुमको पूरा का पूरा टैक्स देना पड़ेगा। कब? इफ द एसएससी इज लिविंग इन हिज, खुद का घर में रहोगे तो छूट नहीं मिलेगा। दूसरा, रिलेटिव का घर में रहते हो, किसके घर में, या किसी भी ऐसे मान ले मंदिर में रहते हो तो क्या पैसा देना पड़ता है ना, या किसी के भी घर में रहते हो जहाँ पे पैसा नहीं देना तो वहां वहां पे तुमको छूट नहीं मिलेगा। क्लियर है? दूसरा पॉइंट क्या कहता है, पहले तो समझ गए, इफ द एसएससी इज लिविंग इन अ हाउस फॉर व्हिच ही और शी हैज नॉट टू पेड एनी रेंट। दो कंडीशन में एचआरए में छूट ही नहीं मिलेगा, पूरा का पूरा टैक्स लगेगा। कब? अगर वो किसके घर में रहता है, खुद के घर में, या फिर ऐसे घर में रहता है जहां पे उसको रेंट देने का जरूरत नहीं है। अच्छा अच्छा, नेक्स्ट है, इफ ही सॉरी इफ द होगा, एसएससी इज नॉट रिसाइडिंग इन अ रेंटेड अकोमोडेशन फॉर होल ईयर, देन he claim exemption under section 1013 and rule 2A for that part of the year when he is residing in the rented accommodation। याद है वो 9 महीना 3 महीने का क्वेश्चन किए थे। अगर पूरे साल भाड़े पे नहीं रहता है, 8 महीने भाड़े पे रहा तो छूट कितने महीने का, 8 महीना भाड़े पे रहा तो 8 महीने का ना छूट मिलेगा। जितना महीना भाड़े पे रहेगा उतने महीने का, है ना। इसको हम लोग उल्टा कह सकते हैं, 3 महीना खुद के घर पे रहा मतलब बाकी 9 महीना भाड़े पे रहा तो 9 महीने पे टैक्स देना पड़ेगा।
देखो नेक्स्ट चले आते हैं मेडिकल अलाउंसेस पे। मेडिकल अलाउंसेस क्या होता है? मेडिकल अलाउंसेस रिफर्स टू सच अलाउंसेस व्हिच इज गिवन बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉई। क्यों दिया जाता है? फिक्स रेट फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ द एसएससी और हिज और हर फैमिली। माने खुद का या फैमिली मेंबर का मेडिकल ट्रीटमेंट कराने के लिए जो पैसा एम्प्लॉयर किसको देता है? एम्प्लॉई को, उसको कहते हैं मेडिकल अलाउंसेस। लेकिन जानना तुम्हारे लिए ये जरूरी है कि इट इज फुल्ली टैक्सेबल, कोई भी छूट नहीं मिलता। जिसके लिए हम लोग क्या याद किए थे कि गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है इसलिए वहां पे छूट नहीं मिलती। गवर्नमेंट बोलेगा वहीं हॉस्पिटल में चले जाओ, ठीक है। नेक्स्ट है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस। कौन सा? चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस। चलो, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस इज गिवन बाय द क्या? एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई। क्यों? टू मीट द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन ऑफ हिज और हर चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन में समझ रहे हो ना, अपना बच्चा, पड़ोसी का बच्चे को पढ़ाओगे तो उसमें छूट तुमको नहीं मिलेगा। अच्छा, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस इज एग्जाम। छूट मिलता है कौन से सेक्शन में? 10, 14 में मिलेगा। कितने का? 100 पर मंथ पर चाइल्ड, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ कितना? 2 चाइल्ड, और एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड व्हिच एवर इज। अगर मान लो तुमको हर महीने 100 रुपया मिला तो हर महीने 100 रुपये का छूट मिलेगा। लेकिन 90 मिलेगा तो क्या 100 का छूट मिलेगा? तो नेगेटिव में हो जाएगा ना। तो ये छूट कितने का है? 100 पर मंथ पर चाइल्ड, बट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 2 चाइल्ड, या फिर एक्चुअल एक्सपेंसेस विच एवर इज, सॉरी, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड विच एवर इज लोअर। अब तुमको मिला तुम्हारे मालिक से 90 रुपया पर मंथ, तो क्या तुमको 100 रुपये पर मंथ का छूट मिलेगा? 90 का ही मिलेगा। क्लियर है? अच्छा, मैक्सिमम, लेकिन इसमें याद रखना एक चीज नहीं लिखा है बट याद रखना, अगर तुम्हारे ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए मिला, किसके लिए? माने पोता पोती के लिए मिल रहा है, उस पर छूट नहीं है। तुम्हारा चिल्ड्रन माने तुम्हारा सन या डॉटर, बस। चलो अब आते हैं नेक्स्ट, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस। ये क्या होता है? हॉस्टल अलाउंसेस रेफर्स टू द अलाउंसेस व्हिच इज गिवन बाय द क्या? एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय टू मीट द, क्यों? टू मीट द हॉस्टल एक्सपेंडिचर ऑफ हिज और हर चिल्ड्रन, ताकि उसका चाइल्ड जो है वो कहाँ पे रह पाए? हॉस्टल में रह पाए। चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस इज एग्जम्प्टेड कौन सेक्शन में? 10, 14 में। कितने का? 300 पर मंथ पर चाइल्ड, बट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 2 चाइल्ड, और एक्चुअल अमाउंट रिसीव विच एवर इज लिस्ट। अब आते हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंस में। ट्रांसपोर्ट अलाउंस क्या होता है? ट्रांसपोर्ट, एक जगह से लेकर के दूसरे जगह पर जाने के लिए, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ध्यान से समझना, ये क्या होता है? ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस रेफर्स टू द अलाउंसेस व्हिच इज गिवन बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय। ये सबके लिए सेम है। क्यों? टू मीट हिज और हर एक्सपेंडिचर टुवर्ड द कम्युनिकेटिंग बिटवीन द रेसिडेंस एंड द प्लेस ऑफ द बिजनेस। माने घर से लेकर के बिजनेस तक जाने के लिए, ऑफिस तक जाने के लिए जो खर्च होता है उसके लिए भी अलग से पैसा मिलता है। उसको हम लोग कौन से अलाउंसेस कहते हैं? ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, है ना। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, ठीक है। लेकिन छूट कितना मिलेगा? ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस इज एग्जम्प्टेड अंडर सेक्शन 10, 14, 800 पर मंथ, और एक्चुअल अमाउंट व्हिचएवर इज लेस। ये हट चुका है। एक मिनट, इसको पढ़ देते फिर समझाते हैं। इस पे 800 पर मंथ का छूट मिलता है, ये एक्चुअल अमाउंट व्हिचएवर इज लोअर। लेकिन विद इफेक्ट फ्रॉम, कहां गया? ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस इज एग्जम्प्ट इतना, whichever is lower with effect from assessment year 16 से लेकर के 17। द मैक्सिमम लिमिट फॉर एग्जाम्पशन हैज बीन इंक्रीज्ड, कितना? 1600 बढ़ा दिया गया। However, in case of the employee who is blind, physically handicapped, the maximum limit for exemption raised to कितना? 1600 per month. Thus, the exemption limit shall be 1600 per month, or the actual amount of allowances received whichever is lower with effect from assessment year 16 से लेकर 17। The maximum limit of exemption has been increased to 3200 per month. The exemption limit of 1600 per month regarding transport allowance will be abolished with the effect from that date। बहुत लंबा चौड़ा लिखा गया, लेकिन शॉर्ट में इतना याद रखो, ये जो ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस है ना, कौन सा वाला? ट्रांसपोर्ट, ये पहले 800 था, फिर 1600 किया गया, और फिर 3200 किया गया। बट याद रखो, अभी जो ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस पे छूट मिलता है वो हैंडीकैप्ड को मिलता है। किसको? हैंडीकैप्ड, समझ रहे हो? हाँ, रोहित को। अच्छा, तो हैंडीकैप्ड को मिलेगा, लेकिन कितना? हैंडीकैप्ड को मिलेगा लेकिन 3200 पर मंथ। कितना? एक महीने का। देखो, नॉर्मल इंसान को नहीं मिलेगा, याद रखना। ये जो ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस पे छूट है वो सिर्फ और सिर्फ किसको मिलेगा? हैंडीकैप्ड को मिलेगा, नॉर्मल को नहीं मिलेगा। इतना इतिहास भूगोल मत पढ़ने चल जाना। सिर्फ किसको मिलेगा? हैंडीकैप्ड को मिलेगा। कितना मिलेगा? 3200 रुपया पर मंथ। कितने का? 3200 रुपया पर मंथ। अब आते हैं परक्यूजिट क्या होता है। देखो, बेसिक और अलाउंसेस के बारे में तो समझ गए, परक्यूजिट क्या होता है? परक्यूजिट का मतलब बेसिक और अलाउंसेस के अलावा जो कुछ दे रहे, दैट इज कॉल्ड परक्यूजिट। The term perquisite refers to any benefit, casual employment fees or profit attached to or an office in position in addition to क्या? Salary and wages। अच्छा, perquisite in a kind
ऑफ पर्सनल बेनिफिट अटैच टू द पोजीशन मे बी गिवन इन कैश और काइंड। थोड़ा ध्यान देना, परक्यूजिट का जो पैसा है, तो परक्यूजिट दिया जाता है या तो कैश में मिलेगा या फिर किस में मिलेगा, काइंड में। परक्यूजिट में याद है तुम्हारा, मैंने बोलेगा कि तुम गैस भरवाओ घर का, है ना, उसका पैसा तुम्हारा मालिक देगा, तो कैश दे रहा है। और बोला कि रहने के लिए घर दे दिया, क्या दे दिया, रेंट फ्री अकोमोडेशन किया है ना। तो परक्यूजिट जो है वो कैश में भी मिल सकता है और काइंड में भी। कैश का माने पैसा दे देगा, और काइंड का मतलब रहने के लिए घर दे दिया, या चलाने के लिए क्या दे देगा, कार दे देगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे द वेरियस टाइप्स ऑफ परक्यूजिट आर मेंशन्ड ऑन सेक्शन। देखो परक्यूजिट के बारे में कौन से सेक्शन में दिया गया, सेक्शन 17 सबसेक्शन 2। देखो सैलरी के बारे में था 17 सबसेक्शन 1 में सब था। परक्यूजिट कितने में है, 17 2 में। जितना भी परक्यूजिट पढ़ोगे ना, बहुत सारा है तुम्हारे लिस्ट में, 2-3 होगा, बट परक्यूजिट बहुत सारा है। जो भी सेक्शन है कितने का है, 17 2 का है, किसका, परक्यूजिट का। बाय एनालाइजिंग द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 17 द टर्म परक्यूजिट कैन बी, इसको हम लोग 3 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, याद रखना। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ परक्यूजिट, परक्यूजिट कितने तरीके का होता है, 3 तरीके का। कितने तरीके का, 3 तरीके का। टैक्सेबल फॉर ऑल द केसेस, एक ऐसा परक्यूजिट है या कुछ ऐसा परक्यूजिट है जिसपे सबको टैक्स देना है। दूसरा होता है टैक्सेबल इन स्पेसिफाइड केसेस, कुछ कुछ जन को टैक्स देना है, बाकी को टैक्स नहीं देना है। और एक होता है टैक्स फ्री परक्यूजिट, परक्यूजिट तो मिलेगा बट उस पर टैक्स नहीं लगेगा। और एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि दो ऐसा परक्यूजिट का नाम बताओ जो कि टैक्स फ्री होता है, इस पर टैक्स नहीं लगता। ठीक है, पढ़ेंगे अभी हम लोग। अब सबसे पहले बात करते हैं रेंट फ्री एकोमोडेशन का। देखो बहुत लेंदी यहाँ पे रूल्स है, ठीक है, गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट वगैरह वगैरह वगैरह। यहाँ पे देखो एक टेबल होना चाहिए आई गेस, हाँ, ये टेबल को समझ लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा है, ऑलरेडी एक बार हम समझाया है ना, इसलिए शॉर्टकट में कर रहे हैं। अगर रेंट फ्री एकोमोडेशन, रहने के लिए तुमको फ्री में घर मिल जाता है, तो उसका सेक्शन है 17(2) और रूल कितना, 3(1). सेक्शन कितना है, 17(2) और रूल कितना है, 1 है। एट अ ग्लांस वाला ही हम लोग को पढ़ना है। अब ध्यान दो, अगर क्लासिफाई किया याद है, गवर्नमेंट और कौन सा, नॉन गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट इंप्लॉई है, गवर्नमेंट इंप्लॉई के केस में अगर अनफर्निश्ड है, देखो लिस्ट दिख रहा है, अनफर्निश्ड होगा तो घर का वैल्यू किसके बराबर, लाइसेंस के बराबर, याद है ना। लाइसेंस फी एज डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट। लेकिन अगर फर्निश्ड है तो वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड एकोमोडेशन मतलब क्या, लाइसेंस फी प्लस क्या करेंगे, 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर इफ ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, या एक्चुअल हायर चार्जेस इफ हायर्ड फ्रॉम द थर्ड पार्टी। क्लियर है क्या बोले, जो चीज हम लोग पढ़े थे वही चीज यहाँ पे तुमको वर्डिंग में लिखना है। क्लियर है क्या बोल रहे हैं। अगर हाँ गवर्नमेंट का यही पढ़े थे ना, गवर्नमेंट का अगर फर्निश अनफर्निश्ड है, देन वैल्यू ऑफ एकोमोडेशन शैल बी इक्वल टू लाइसेंस फी। क्लियर, इन केस ऑफ फर्निश्ड एकोमोडेशन द वैल्यू ऑफ एकोमोडेशन शैल बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड एकोमोडेशन, यानी कि लाइसेंस फी भी होगा प्लस 10% किसका होगा, फर्नीचर का अगर खुद का है, और अगर भाड़े पे लिया गया तो क्या जुड़ जाएगा, भाड़ा। ठीक है, अगर नॉन गवर्नमेंट का बात करें तो इसके अंदर 2 क्राइटेरिया था, कितना क्राइटेरिया, 2। एक है खुद का घर और दूसरा क्या होता है, रेंटेड। खुद का घर देगा तो पॉपुलेशन देख रहे थे, याद है ना। अच्छा, पॉपुलेशन में क्या था, 15% ऑफ सैलरी इफ द एकोमोडेशन इज सिचुएटेड इन अ प्लेस हैविंग द पॉपुलेशन ऑफ कितना, एक्सीडिंग कितना, 25 लाख से ज्यादा। कौन से जनगणना के हिसाब से, 2001 के जनगणना के हिसाब से। ठीक है, अच्छा, 10% ऑफ सैलरी लेंगे कब, अगर घर कहाँ पे हो, एट इन अ प्लेस हैविंग पॉपुलेशन एक्सीडिंग 10 लाख, 10 लाख से ज्यादा, बट अप टू, बट डज नॉट एक्सीड कितना, 25 लाख एज पर सेंसस 2001। तो कौन सा, तो इसको कितना लेंगे सैलरी का, 10%। एंड लास्ट 7.5% ऑफ सैलरी इफ द एकोमोडेशन इज सिचुएटेड इन अ प्लेस हैविंग द पॉपुलेशन नॉट एक्सीडिंग कितना, 10 लाख। नॉट एक्सीडिंग 10 लाख का मतलब क्या होता है, अप टू 10 लाख। तो सैलरी का कितना परसेंट है, 7.5%। और अगर ये सारा का सारा घर फर्निश्ड हो तो सेम एज अबव का मतलब इसके वैल्यू के साथ फर्नीचर का कितना, या तो 10% या फिर एक्चुअल हायर चार्जेस। चलो, अगर 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 वो भाड़े पे लेके देता है, इफ द एकोमोडेशन टेकन बाय द एम्प्लॉयर ऑन रेंट एंड जो भी है, भाड़े पे लेके अगर तुमको दिया तो उस कंडीशन में क्या आता है, 2 पॉइंट था याद है। पहला क्या था, एक्चुअल अमाउंट ऑफ रेंट पेड और पेड बाय द एम्प्लॉयर, और 15% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर। ठीक है, इन ऑल दी अबव केसेस इफ द एम्प्लॉयर रिकवर एनी सम, अच्छा ये पढ़ेंगे। और इसका फर्निश्ड वाला पार्ट होगा तो क्या करेंगे, ये जो अमाउंट आया उसके साथ क्या ऐड कर देंगे, 10% ये एक्चुअल हायर चार्जेस पेड। अच्छा, इन सारे के सारे कंडीशंस के ऊपर, सारे के सारे कंडीशंस के ऊपर अगर एम्प्लॉयर तुमसे कुछ पैसा डिडक्ट करता है तो वो वैल्यू ऑफ परक्यूजिट से क्या हो जाएगा,
माइनस हो जाए, ठीक है। चलो एजुकेशन फैसिलिटी ये नया परक्यूजिट है, ये हम लोग सीखे तो नहीं है, एक बार समझ लेते हैं। चलो नेक्स्ट चले आते हैं, वैल्यू ऑफ परक्यूजिट इन रिस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन फैसिलिटी। रूल कितना है 3 और सब रूल कितने का है 5। अब थोड़ा ध्यान से समझना, ये एजुकेशन अलाउंसेस नहीं है, ठीक है, ये चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस नहीं है, क्या है परक्यूजिट है, क्या है, इसको हम लोग कहते हैं एजुकेशन फैसिलिटी। क्या कहते हैं, एजुकेशन अलाउंसेस होगा तो अलाउंसेस में आएगा, और फैसिलिटी होगा तो परक्यूजिट में आएगा। कहाँ पे, परक्यूजिट में। इस ये क्या होता है समझो, वैल्यू ऑफ परक्यूजिट इन, अच्छा इसका एक टेबल होना चाहिए, टेबल है क्या, नहीं है, अच्छा चलो पूरा ही पढ़ लेते हैं, टेबल नहीं है तो ध्यान से समझना, फिर इन शॉर्ट में बताएंगे क्या होता है। तो देखो, वैल्यू ऑफ परक्यूजिट इन रिस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी नंबर ऑफ हाउस होल्ड, एनी मेंबर ऑफ हाउस होल्ड ऑफ द एम्प्लॉय शैल बी डिटरमाइंड एज फॉलो। मतलब अगर एम्प्लॉयर तुम्हारे घर के किसी भी फैमिली मेंबर को फ्री में एजुकेशन दे रहा है, किसमें, फ्री में पढ़ने का मौका दे दिया, तो उस पर कितना अमाउंट तुम्हारे सैलरी में जुड़ेगा। देखो पहला, ट्रेनिंग फैसिलिटी ऑफ द एम्प्लॉय। देखो सिंपल सा इतना बस समझना, अगर उससे तुम्हारे मालिक को फायदा होता है, किसको होता है, तो नहीं लगने वाला, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वर्कर को फायदा हो तो उस पर टैक्स लगेगा। अब रिलेट करना, पहला अब सबसे पहला एजुकेशन किसको दे सकते हैं, वर्कर को ही ट्रेनिंग करवा सकते हैं, हाँ या ना, वर्कर को ट्रेनिंग करवा सकते हैं। तो देखो, एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर इन रिस्पेक्ट टू एजुकेशन दैट इज ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉय इज इंटायरली एग्जम्प्ट फ्रॉम, माने तुम जॉब करते हो, तुमको हम जो ट्रेनिंग दिए, वो ट्रेनिंग तुमको देने का खर्च था मेरा 8,000, तो क्या तुमको 8,000 का बेनिफिट मिला ना, एक्चुअली वो तुमको जो ट्रेनिंग दिए वो तो हम खुद के लिए दिए, इसीलिए इसके ऊपर कोई भी टैक्स, क्योंकि ट्रेनिंग किसको दे रहे हैं, वर्कर को ही तो दे रहे हैं। अच्छा, वेयर एजुकेशन फैसिलिटीज प्रोवाइडेड इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट which is belong to the employer or maintained by the employer, or such employee are allowed in any other educational institute by reason of being in the employment of that employer, such perquisite is taxable in the hands of specified employee 17(2)(3)। ये जो है ये किसके हैंड्स में टैक्सेबल होता है, सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। कौन सा वाला, स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज को, माने कुछ कुछ एम्प्लॉइज को इसके ऊपर टैक्स देना पड़ता है 17(2)(3) के हिसाब से। अब रूल क्या है, अब ध्यान दो, ये सबसे पहले जो पॉइंट नंबर ए था ना, यहाँ पर किसका ट्रेनिंग और एजुकेशन का बात किया गया था, खुद एम्प्लॉय का, किसका बात किया गया था, एम्प्लॉय का। और अब बात करेंगे एम्प्लॉय के किसी फैमिली मेंबर, किसका, एम्प्लॉय के फैमिली मेंबर का। अब देखो, एम्प्लॉय के फैमिली मेंबर को अगर एजुकेशन देना है तो ध्यान से समझना, यहाँ पे एम्प्लॉय के फैमिली मेंबर का, ये एम्प्लॉय है या ये मान लो एम्प्लॉयर है, अगर एम्प्लॉयर इसके फैमिली मेंबर को एजुकेशन देगा तो दो चीज हो सकता है, इसका खुद का स्कूल, किसका स्कूल, खुद का स्कूल में बोला चाइल्ड को पढ़ाओ आराम से फ्री में, या फिर ये क्या किया, किसी और का स्कूल में भर्ती करा दिया, बोला पढ़ाओ पैसा हम देंगे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, अगर एम्प्लॉयर का खुद का स्कूल है, अगर उसमें उसको फ्री में एजुकेशन देता है तो क्या, और अगर किसी और के स्कूल में उसको पढ़ाता है तो इससे क्या, किस पे कितना टैक्स लगेगा। तो सबसे पहला बात की किसका, एजुकेशन इंस्टीट्यूट विच बिलोंग्स टू द एम्प्लॉयर, किसका है, खुद का स्कूल में सर्वेंट के चाइल्ड को पढ़ा दिया तो फिर क्या, इफ सच फैसिलिटी आर प्रोवाइडेड टू द एजुकेशन ऑफ द एम्प्लॉय, वैल्यू ऑफ परक्यूजिट इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इन द सिमिलर टाइप ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट are are reduced by the amount received or recovered from the company's employee and 1,000 per month per child. However, if the cost of such education facility does not exceed 1,000 per month, value of purchase shall be taken as free। ध्यान से समझो, हम बोले कि तुम्हारे चाइल्ड को मेरे खुद के स्कूल में ही पढ़ा दो, किसके स्कूल में, मेरे खुद के स्कूल में। अब ध्यान दो, वहां पे स्कूल का जो फीस है, ध्यान देना, स्कूल का एक महीने का फीस है 2,000 का, कितने का, तो उसके चाइल्ड को एक महीने में 1,000 का छूट मिलेगा, कितने का, ये जैसे वहां पे था ना 100 रुपया चिल्ड्रन एजुकेशन में, यहाँ पर कितना है 1,000 का। अगर खुद का स्कूल होता है तो, अगर एक महीने का सिमिलर स्कूल में कितना है 3,000 है, तो कितने का छूट, 1,000 का ही। अगर एक महीने का मान लो 1,000 है तो छूट भी कितने का, तो टैक्सेबल कितना, नील। अगर एक महीने का 900 का खर्च है, छूट तो 1,000 है ना, बट फिर भी तो 900 का ही छूट मिलेगा, तब भी कितना, नहीं, क्लियर है। मैंने खुद का स्कूल होगा तो 1,000 का छूट मिलेगा, किसी और का स्कूल होगा तो क्या,
किसी और का स्कूल होगा तो कुछ भी छूट नहीं मिलेगा। देखो, इफ सच फैसिलिटी आर प्रोवाइडेड टू एनी अदर मेंबर ऑफ द हाउसहोल्ड एक्सक्लूडिंग द चिल्ड्रन ऑफ द एसएससी, द वैल्यू ऑफ perquisite is equal to the cost of education provided in the similar type of institute or as reduced by the amount recovered from the concerned employee in respect of। हाँ चलो, चलो मैंने छुट्टी नहीं। अब ध्यान दो यहाँ पे, हम एक बार फिर से इस स्लैब को बना रहे हैं। एक तो पहले बोले किसका स्कूल, खुद का, और एक हो गया थोड़ा अलग कर दिए तो दूसरे का। खुद का स्कूल में अगर वो एजुकेशन देगा तो दो चीज आता है, इसका चाइल्ड को दे रहा है, किसको, चाइल्ड को या फैमिली मेंबर को। चाइल्ड को देगा तो पर मंथ में 1000 का छूट, और फैमिली को देगा तो कोई भी छूट नहीं, कोई भी छूट नहीं मिलेगा। ठीक है। अब अगर किसी दूसरे का स्कूल में देता है तो फिर क्या, where education facility are provided in the education in the institute not owned and maintained by the employer, but the expenses paid or reimbursed by the employer, value of perquisite is equal to the actual amount of expenditure paid or reimbursed by the employer as reduced by the amount recovered from concerned employee, section 17(2)(4) ऐसा कहता है। मतलब क्या है, देखो, हम एम्प्लॉयर है, हम किसी और का स्कूल में तुम्हारे चाइल्ड को या फैमिली मेंबर को भर्ती करवा दिए। अब उस स्कूल को के लिए मेरे को, माने तुम्हारे एम्प्लॉयर को देना पड़ रहा है एक महीने का 8000 रुपये, कितना, कोई छूट नहीं मिलेगा। क्लियर है। मतलब किसी और के स्कूल में तुम्हारे चाइल्ड को भर्ती करवा दी कि पढ़ाओ फ्री में, पैसा हम देंगे, तो पैसा हमको अगर 8000 देना पड़ रहा है, मतलब तुमको बेनिफिट कितने का मिला, 8000 का, तो पूरा पे टैक्स लगेगा। सिर्फ छूट किसका है, अगर खुद का स्कूल में ही पढ़ा रहा है तब सिर्फ 1000 का छूट है, क्योंकि स्कूल उसका खुद का है। हाँ, वो भी खुद का चाइल्ड को, फैमिली मेंबर को देगा तो फिर कोई छूट नहीं है ना। अच्छा, लेकिन बहुत यहाँ पे बहुत चीज पड़े, स्पेसिफाइड एम्प्लॉई, स्पेसिफाइड एम्प्लॉई। अब ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉई क्या होता है, सेक्शन 17(2)(3) कहता है कि स्पेसिफाइड एम्प्लॉय का मतलब तीन कैटेगरी का एम्प्लॉय, कितना कैटेगरी का, तीन। अगर एम्प्लॉय हु इज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, फुल टाइम और पार्ट टाइम, अगर वो जो वर्कर है वो कंपनी का डायरेक्टर है, क्या है। अब देखो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का नाम सुने हो, क्या ये कंपनी का नौकर होता है, जनरली नहीं होता। लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी दो तरीके का होता है, एक होता है कॉन्ट्रैक्चुअल वाला, कौन सा वाला, कॉन्ट्रैक्चुअल, और एक होता है फ्री वाला। कॉन्ट्रैक्चुअल वाला ही एम्प्लॉय होता है, फ्री वाला एम्प्लॉय। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल वाले का बात किया जा रहा है। अगर वो वर्कर कंपनी का डायरेक्टर है, मतलब वो स्पेसिफाइड है, क्या है, तो ही उसको ये टैक्स देना पड़ेगा, एजुकेशन वाला, है ना। अगर एन एम्प्लॉय हु इज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन द कंपनी, जिसका कंपनी में मैक्सिमम कंट्रोल है, क्या है, मैक्सिमम कंट्रोल है। कंट्रोल होने का मतलब कंपनी में टोटल जितना ओनरशिप है उसमें से इसका कितना ओनरशिप है, 20। माने कंपनी का अगर 100 शेयर है तो इसके पास कितना शेयर है, 20 शेयर है, तो इसको कहा जाएगा स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। और तीसरा, एन एम्प्लॉय हुज मॉनेटरी इनकम, माने इसका जो सैलरी है, जो मॉनेटरी इनकम है वो किससे ज्यादा है, 50,000 से ज्यादा, तो इसको क्या कहा जाएगा, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। आज के जमाने में सारा का सारा एक एम्प्लॉय जो होता है ना गवर्नमेंट सेक्टर में, वो नॉर्मली समझ लो स्पेसिफाइड है। तो सैलरी 50,000 से ज्यादा होने से क्या बन गया, स्पेसिफाइड। और इस सैलरी में, मॉनेटरी सैलरी में क्या आता है, बेसिक आता है, डीए आता है, बोनस, फीस, कमीशन, टैक्सेबल पोर्शन ऑफ अलाउंसेस, डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ प्रोफेशनल टैक्स को माइनस कर देना है। मैंने बेसिक वाला पार्ट अलाउंसेस वाले पार्ट को जोड़ करके प्रोफेशनल टैक्स के अलाउंसेस को माइनस कर दो। अगर वो 50,000 से ज्यादा आएगा तो फिर वो कौन सा एम्प्लॉय बन गया, स्पेसिफाइड। नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय मींस दोज एम्प्लॉय हु आर अदर देन स्पेसिफाइड। अब नॉन स्पेसिफाइड का मतलब क्या होता है, जो ये है नहीं तो वही नॉन स्पेसिफाइड हो गया। इफ द एम्प्लॉय कवर अंडर पॉइंट नंबर 1 एंड 2 इज नॉट नेसेसरी टू कैलकुलेट द मॉनेटरी सैलरी, चलो चलो नहीं। फ्यू वेरी कॉमन एग्जांपल ऑफ टैक्स फ्री परक्यूजिट, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, मतलब आएगा ही। एक दो एग्जांपल दो टैक्स फ्री परक्यूजिट का, कौन सा वाला, माने ऐसा बेनिफिट जो तुमको तो मिलेगा, ध्यान से समझना, ऐसा बेनिफिट तुमको तो मिलेगा बट उस पर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब समझो, फ्री टेलीफोन फैसिलिटी इंक्लूडिंग द मोबाइल फोन फैसिलिटी इंस्टॉल्ड बाय द एम्प्लॉयर इज एग्जम्प्ट फ्रॉम द टैक्स। तुम्हारा मालिक तुमको बोला ले जाओ फोन, लेके जाओ, आराम से बात करना, तो तुमको बेनिफिट मिला ना, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। तुमको लैपटॉप दे दिया, ले जाओ लैपटॉप यूज करो, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तुमको बेनिफिट तो मिला ना लैपटॉप से, बट उसके ऊपर कोई भी टैक्स तुमको देना नहीं है, समझो। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, कंप्यूटर या लैपटॉप फैसिलिटी प्रोवाइडेड फॉर द पर्सनल यूज ऑफ द एम्प्लॉइज आर एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। याद करना है सारा का सारा लिस्ट। अगर तुमको टेलीफोन फैसिलिटी मिलता है, कौन सा फैसिलिटी, परक्यूजिट में ही आएगा, क्वेश्चन में लिखा रहेगा टेलीफोन फैसिलिटी 8000 का दे दिए, परक्यूजिट में लिख देना, बट क्या कर देना वहां पे, नील, क्या करना, नील। अगर तुमको कंप्यूटर या लैपटॉप मिलता है पर्सनल यूज के लिए, है ना,
तो लिख देना परक्यूजिट में, बट क्या कर देना नील, हाँ अमाउंट नहीं आएगा। इंटरेस्ट फ्री लोन नॉट एक्सीडिंग 20,000 एंड द लोन टेकन फॉर द पर्पस ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट आर एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तुम अपना मेडिकल ट्रीटमेंट कराने के लिए अपने मालिक से लोन ले लिया, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। दूसरा, अगर तुम 20,000 तक का लोन लिया, कितने का, अगर अपना मालिक से 18,000 का लोन ले लिया, तो क्या उस पर टैक्स लगेगा? नहीं, ठीक है, इंटरेस्ट लग जाएगा। जैसे 21,000 हो गया, 1,000 के ऊपर तुमको SBI का जो इंटरेस्ट रेट है उसके हिसाब से तुम्हारे सैलरी में ऐड हो जाएगा, क्योंकि तुमको बेनिफिट मिल गया। वही लोन तुम अगर बैंक से लेते तो तुमको क्या देना पड़ता, इंटरेस्ट, है ना। तो देखो एम्प्लॉयर से लोगे तो 20,000 तक थोड़ा सा छूट है। अच्छा, रिम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस इन अ प्राइवेट और अनअप्रूव्ड मेडिकल इज एग्जम्प्ट टू द एक्सटेंट ऑफ कितने का, 15,000। मतलब मान लो कि तुम बीमार पड़ गए और तुम्हारा ट्रीटमेंट, ध्यान दो, तुम बीमार पड़ गए, तुम्हारा ट्रीटमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल में हुआ, कहाँ पे, प्राइवेट हॉस्पिटल में हुआ, और एम्प्लॉयर क्या किया, वो थोड़ा सेंटीमेंट हो गया कि मान लो तुम्हारा सारा पैसा दे दिया, ठीक है, तो 15,000 तक का बिल हुआ, तो 15,000 तक का बिल कौन दे दिया, एम्प्लॉयर, तो तुमको कितने का फायदा हुआ, 15 का, उस पर टैक्स लगेगा ना। लेकिन exemption of reimbursement of medical expenses of 15,000 will be abolished with effect from assessment year, कब से, 19 से लेकर के 20। फिलहाल मतलब ये पूरा का पूरा जो है ये खत्म हो चुका है, 19-20 वाले ईयर में ये खत्म हो गया, ठीक है। अब ध्यान दो, रेंट या फ्री एकोमोडेशन ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। रेंट फ्री एकोमोडेशन का नाम सुनो, फ्री में रहने के लिए घर दे दिया, अगर वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मिलता है तो नील हो जाएगा, क्या होगा, क्लियर हो रहा है क्या बोल रहे हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को जो घर दिया जाता है ना रहने का, अभी निकाले थे ना हम लोग कि गवर्नमेंट वाले का होगा तो लाइसेंस फी के बराबर होगा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज होगा तो वो नील आएगा, क्या आएगा, नील आएगा, क्या आएगा, पूरा एग्जम्प्टेड है। कन्वीनियंसी फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉई फॉर जर्नी बिटवीन द होम एंड ऑफिस और अ प्लेस ऑफ वर्क इज एग्जम्प्ट फ्रॉम द टैक्सेशन। कन्वीनियंसी अलाउंसेस, कौन सा, कन्वीनियंसी अलाउंसेस, किसका बात करें, समझ में आ रहा है ना, सॉरी कन्वीनियंसी अलाउंसेस नहीं, कन्वीनियंसी फैसिलिटी, क्या, माने तुम आराम से अपने घर से लेके ऑफिस तक जा पाओ, उसके लिए तो एक ट्रांसपोर्टेशन अलाउंसेस तुमको मिलता है, और सुख सुविधा से जा पाओ, मैंने थोड़ा फ्रूट्स खा लो रास्ते में, उसके लिए थोड़ा पैसा दे दिया, तो उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अच्छा, फ्री सप्लाई ऑफ रिफ्रेशमेंट, क्या, जैसे तुम अगर जॉब कर रहे हो, काम कर रहे हो, उस टाइम में तुमको टी और स्नैक्स मिला, क्या मिला, चाय और सांप, हाँ चाय और जो स्नैक्स वगैरह होता है, तो तुम मान लो तुम क्या कर रहे हो, तुम ऑफिस में काम कर रहे हो, उस टाइम तुमको क्या मिला, फ्री रिफ्रेशमेंट। रिफ्रेशमेंट का मतलब क्या होता है, वो चाय कॉफीज वगैरह जो भी है, तो टी एंड स्नैक्स मिल गया ड्यूरिंग द ऑफिस आवर, कब, एट द प्लेस ऑफ ऑफिस इज एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स, उसके ऊपर तुमको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। कन्वीनियंसी फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेस एग्जाम्प्ट फ्रॉम द टैक्स। क्लब फैसिलिटी एंजॉयड अंडर द कॉर्पोरेट मेंबरशिप, ध्यान से समझो, अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, किसको, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कन्वीनियंसी फैसिलिटी मिलता है तो उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता, और साथ ही साथ अगर क्लब फैसिलिटी मिलता है, हाँ, तो देखो जो कन्वीनियंसी फैसिलिटी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मिलेगा नॉट टैक्सेबल, याद रखना, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कुछ भी मिलता है नॉर्मली नॉन टैक्सेबल। और क्लब फैसिलिटी, कौन सा फैसिलिटी, क्लब, मान ले तुमको सपोज करो ज्वाइन करा दिया कि जाओ सिंगिंग सीखो क्लब में, तो उसके बदले तुमको कोई भी टैक्स नहीं देना है। अच्छा, अब हम लोग को अच्छे से पता है कि ग्रॉस सैलरी, बेसिक वाला पार्ट, अलाउंसेस वाला पार्ट और परक्यूजिट वाले पार्ट को जोड़ करके क्या आता है, ग्रॉस सैलरी। इसमें से हमको मिल जाता है डिडक्शन, क्या मिलता है, डिडक्शन, कौन से सेक्शन में, सेक्शन 16 में, और सेक्शन 16 में 3 डिडक्शन है, कितना सारा है, 3, एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले वाले को क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन, कौन सेक्शन में, सेक्शन 16(1) रोमन 1 और छोटा वाला ए। अच्छा, फाइनेंस एक्ट 2005 ये कहता है हैज डिलीटेड सेक्शन 16(1), thus with effect from 2006 से लेके 7 डिडक्शन इज नॉट अवेलेबल फॉर स्टैंडर्ड डिडक्शन, द स्टैंडर्ड डिडक्शन विल बी रीइंट्रोड्यूस विथ इफेक्ट फ्रॉम असेसमेंट ईयर, कब, 19 से लेकर के 20, मैंने 2019-20 में जो ये जो 50,000 का मिला ना छूट, ये 2019-20 में इंसर्ट किया गया। मतलब सिंपल से देखो, स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1) ए इज ऑफ रुपीज कितना, 50,000, जो हम लोग जानते हैं, जो कि अगले साल नेक्स्ट ईयर ये कितने का हो जाएगा, 75,000। इस बार हम लोग ये कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद जो भी पड़ेगा उसको कितने का देना है, ये
75,000 का। ये असेसमेंट ईयर 24 से लेके 25 तक का है। अब अगला साल क्या होगा, 25 और 26, उस वाले साल में ये 50,000 के बदले कितना दिया जाएगा, 75। फिलहाल हम लोग को इतना जानना है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन कितने का है, अभी करेंटली 50,000, 75,000 से कोई भी मतलब नहीं है। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरटेनमेंट अलाउंस सेक्शन 16 सबसेक्शन 2। इंटरटेनमेंट अलाउंसेस क्या होता है, ध्यान से समझना। इंटरटेनमेंट अलाउंस ये गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को भी मिलता है और किसको मिलता है, प्राइवेट वाले को भी मिलेगा। और कौन से हेड में आता है, अलाउंसेस वाले हेड में अलाउंसेस आता है, लेकिन इसका जो छूट है, जो तुमको एंटरटेनमेंट अलाउंसेस मिलेगा वो कहाँ पर आएगा, अलाउंसेस वाले हेड में। और इसका छूट कहाँ पे मिलेगा, इसका छूट कहाँ पे मिलेगा, सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 में, है ना। माने जो भी तुमको एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलेगा वो आएगा तो अलाउंसेस में, लेकिन उसका छूट मिलेगा सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 में। किसको मिलेगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो ये जो इंटरटेनमेंट अलाउंस है ये गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों एम्प्लॉइज को मिलता है, लेकिन इतना तुमको दिमाग में रखना है कि इससे जो डिडक्शन या छूट जो मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है। किसको मिलता है, गवर्नमेंट वाले को। पढ़ लेते, द अमाउंट ऑफ सच अलाउंसेस इज फर्स्ट इंक्लूडेड इन सैलरी इन फुल। पहले जो भी अलाउंसेस मिलेगा उसको सैलरी में जोड़ देना है, लेकिन सैलरी का कौन से वाले पार्ट में, अलाउंसेस वाले पार्ट में, व्हाइल कंप्यूटिंग इनकम फ्रॉम सैलरी। और डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 दो इज अलाउड फॉर एंटरटेनमेंट अलाउंस। कहाँ पे मिलता है छूट, 16 दो में मिलता है, विथ इफेक्ट फ्रॉम द असेसमेंट ईयर कब, 2002 से लेकर 2003। नो डिडक्शन इज अलाउड टू द नॉन गवर्नमेंट। पहले सबको मिलता था, लेकिन 2002 और 3 में किसको हटा दिया गया, नॉन गवर्नमेंट वाले को हटा दिया गया। हाउएवर द गवर्नमेंट एम्प्लॉय कैन क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन कितना, 16 दो में सिर्फ और सिर्फ किसको छूट मिलता है, अभी गवर्नमेंट वाले को। रिगार्डिंग द एंटरटेनमेंट अलाउंसेस लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग थ्री अल्टरनेटिव विल बी अलाउड एज अ डिडक्शन। 16 दो में कितने का छूट मिलेगा, तीन अल्टरनेटिव है। कितना अल्टरनेटिव है, तीनों में से छोटा। पहला एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी, किसका, बेसिक माने समझ रहे हो ना, सबसे ऊपर में आता है उसका 1/5, जिसको हम लोग बहुत सारे बुक में 20% देखते हैं। कितना परसेंटेज, एक ही बात है, 1/5 का मतलब ही क्या होता है, 20%। या फिर मैक्सिमम लिमिट कितने का, 5,000 का, विच एवर इज लोअर। फिलहाल ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, बट हाँ याद करके रख लो, क्वेश्चंस में आएगा तो हम लोग जरूर करेंगे। एंटरटेनमेंट अलाउंस का छूट सिर्फ और सिर्फ किसको मिलेगा, गवर्नमेंट वाले को। कितना मिलेगा, एक्चुअल अमाउंट 1/5 या 5,000, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर, जो भी क्या होगा छोटा होगा वही मिलेगा। नेक्स्ट चले आते हैं, लास्ट डिडक्शन जो मिलता है सेक्शन 16 में, वो कितने का मिलता है, प्रोफेशनल टैक्स का। कौन सा टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, जिसको हम लोग एम्प्लॉयमेंट टैक्स भी कहते हैं। कौन सा टैक्स, एम्प्लॉयमेंट टैक्स, या फिर शॉर्ट में पी टैक्स कहते हैं। ठीक है, अब देखो ये क्या होता है, प्रोफेशनल टैक्स एक्चुअली पेड बाय एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर एज अ डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(3)(1) फ्रॉम द ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी टू अराइव द इनकम फ्रॉम सैलरी। ध्यान से समझना, मेरा मान लो तुम सिर्फ एम्प्लॉय हो, तो तुम्हारा प्रोफेशनल टैक्स तुम भी पे कर सकते हो और तुम्हारा मालिक भी पे कर सकते हो। बट थोड़ा गौर करना, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। कोई भी पेमेंट करे तुमको छूट कहाँ पे मिलेगा, सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 में, चाहे सर्वेंट करे या उसका मालिक करे। लेकिन पैसा किसके बदले दिया जा रहा है, सर्वेंट के बदले कि मालिक के बदले, सर्वेंट के बदले। मेरे को बस इतना बताना, अगर सर्वेंट खुद अपना पैसा देता है तो उसको खुद देना था, खुद दिया तो उसको बेनिफिट मिला क्या, उसको छूट तो मिलेगा 16(3) में, ये ठीक है। लेकिन अब बता, सर्वेंट वाला, हम एम्प्लॉयर है, हम दे दिए, हम दे दिए, अगर तुम्हारा प्रोफेशनल टैक्स अगर हम दे दिए, दिए तो तुम्हारा ही, बेनिफिट किसको मिला, तुमको। अगर तुमको बेनिफिट मिला तो एक बार उसको सैलरी में जुड़ेगा और फिर यहाँ पर आकर के तुमको क्या मिलेगा, छूट मिलेगा। क्लियर है क्या बोल रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे समझो। प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉय, कौन पे किया, वर्कर पे किया 4,000, कितने का, डायरेक्टली 16(3) में आकर के छूट मिलेगा, क्या मिलेगा, छूट। अगर लिखा रहता है प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर, कौन, 16(3) में जरूर छूट मिलेगा, 4,000 का मालिक पे किया, 16(3) में जरूर 4,000 का छूट मिलेगा। लेकिन वही 4,000 एक बार जोड़ना भी पड़ेगा, कहाँ पे, परक्यूजिट में। कहाँ पे, मैंने एक बार 4,000 जोड़ेंगे परक्यूजिट में और फिर जाकर के 4,000 माइनस करेंगे कहाँ पे, डिडक्शन में, सेक्शन 16 सबसेक्शन 3। हाउएवर इफ द प्रोफेशनल टैक्स इज पेड बाय द, देखो, एम्प्लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ कंसर्न एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉयर किया है तो क्या करेंगे, देन इट एट फर्स्ट एडेड एज अ परक्यूजिट। तो पहले क्या करना पड़ेगा, परक्यूजिट के तौर पे
जोड़ना पड़ेगा आफ्टर दैट अलाउड एज अ डिडक्शन अंडर सेक्शन कितना 16(3) फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम टू ग्रॉस टोटल इनकम फ्रॉम ग्रॉस सैलरी इनकम टू डिटरमाइन इनकम फ्रॉम सैलरी। एक तो छोटा सा पार्ट है, इसको समझ। इफ द इंडिविजुअल टैक्स salary class employee exercise the option under section 115 BAC he is not claimed deduction। अच्छा थोड़ा ध्यान देना, ये जो है ना टैक्स का कैलकुलेशन है। देखो टैक्स भरने का दो रिजाइम है। टैक्स स्लैब के बारे में सुने होगे ना, 10% लगता है, 20% लगता है, 30% लगता है। टैक्स स्लैब्स के बारे में सुने होगे। तो अगर दो रिजाइम है, मतलब दो रूल है, एक पुराना वाला है, एक नया वाला है। अगर तुम नए वाले रूल में, कौन से वाले रूल में, नए वाले रूल में टैक्स भरोगे, कौन से वाले रूल में, तो ये सब छूट तुमको नहीं मिलेगा। कौन कौन सा, इंटरटेनमेंट अलाउंस का नहीं मिलेगा, लीव ट्रेवल अलाउंसेस नहीं मिलेगा, एचआरए नहीं मिलेगा, माइनर चाइल्ड इनकम अलाउंसेस नहीं मिलेगा, हेल्पर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस नहीं मिलेगा, हॉस्टल नहीं मिलेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस नहीं मिलेगा, कोई भी स्पेशल अलाउंसेस में नहीं मिलेगा। विदाउट एग्जम्पशन एनी डिडक्शन और एनी परक्यूजिट और अलाउंसेस, यानी कहीं पे कुछ भी छूट नहीं मिलेगा अगर तुम नए वाले स्लैब रेट में क्या करते हो, टैक्स भरते हो तो। फ्रॉम अच्छा फॉलोइंग एग्जम्पशन एंड डिडक्शन आर अवेलेबल अंडर द न्यू टैक्स रिजाइम। नए टैक्स रिजाइम में कौन कौन से छूट है, ये फिलहाल उतना दिमाग नहीं लगाना है। स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा कितने का, 50,000 का। ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा किसको, हैंडीकैप्ड को, इसको कन्वेंसी अलाउंसेस मिलेगा, ठीक है। एनी कंपनसेशन रिसीव टू मीट द कॉस्ट ऑफ ट्रैवल और टूर और ट्रांसपोर्ट, है ना, ये छूट मिल जाएगा, लेकिन बाकी नहीं मिलेगा। हाँ ठीक है, ये वाला पार्ट भी हम लोग को फिलहाल अभी नहीं करना है। देखो फॉर्मेटिंग अगर एक बार बताया तो याद है, पूरे वाले पार्ट को तीन भाग में डिवाइड किए थे। बेसिक वाले पार्ट जिसमें बेसिक सैलरी, एनुअल, कमीशन, एडवांस और एरियर। अलाउंसेस वाले पार्ट में डियरनेस अलाउंसेस को लिख सकते हो, चाहो तो ऊपर भी लिख सकते हो। सिटी कंपनसेटरी, मेडिकल, एंटरटेनमेंट और एचआरए वाले में क्या मिल जाएगा, छूट मिलेगा। चिल्ड्रन एजुकेशन वाले में अगर छूट का बात करें तो याद है सेक्शन 1014 रूल 2BB में छूट मिलता है कितने का, 100 गुना 12 गुना नंबर ऑफ चाइल्ड। और हॉस्टल में कितने का, 300। ट्रांसपोर्ट में कितने का मिलता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस में 3200 पर मंथ हैंडीकैप्ड को। परक्यूजिट के अंदर में याद रखो, हम लोग एक परक्यूजिट कर चुके, रेंट फ्री एकोमोडेशन, याद है ना, 17(2)(1) रूल 3(1), वैल्यू ऑफ एकोमोडेशन एट कंसेशनल रेट। कंसेशनल रेट का मतलब क्या होता है, तुम अगर कुछ पेमेंट कर, तुमसे अगर कुछ काट लिया गया तो वो माइनस होता है, उसी को कहते हैं कंसेशनल रेट। और एजुकेशन फैसिलिटी भी पढ़े ना, 17(2)(3) या फिर 17(2)(4), 3(5) में होगा। प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉयर, कौन सा समझ रहे हो, एम्प्लॉयर करेगा। 16(3) में माइनस तो होगा, लेकिन एक बार यहाँ पर आकर के ऐड भी करना है, जो भी ऐसे ग्रॉस सैलरी आएगा